साइकोलॉजिकली आदमी को डिसीजन कैसे लेनी चाहिए कि एनएसडीएल है जो उसे 60 का पी में ट्रेड कर रहा है, ऑब्वियसली डुओपोली है, सेकंड लार्जेस्ट है। तो इस सिचुएशन में एक आईपीओ इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या रहेगा कि यार इसमें क्यों करना है, जब सीडीएसएल लिस्टेड है उसी में कर लो अगर सेम वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो। जब से जेंसॉल का चीज हुआ है, एवरीवन हैज बीन टॉकिंग एक्टिवली ऑन द कैश फ्लो थिंग कि आपको कैश फ्लो देख के बिजनेस को इवैल्यूएट करना पड़ता है। जब इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी आईपीओ को, उसमें इसका एक्चुअल में इतना बड़ा वेटेज है क्या कि प्रमोटर कितना स्टेक होल्ड कर रहा है? Does it really matter so much? Valuation is an art, not a science. So जो when Yash is saying 10% छोड़ के मैं निकल जाता हूँ, who knows? Maybe that 10% is 100%. Maybe that stock is overvalued. We'll know in a future state only, right? Like Final judgment कैसे आता है ये? Is there a evaluation metrics or is there a grading methodology कि इस एस्पेक्ट में इतना रेट दे दो, इस एस्पेक्ट में इतना रेट दे दो, फाइनली जो रेटिंग आ रहा है अगर वो इतना से ऊपर है तब फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा? ऐसा कुछ बना रखा आप लोगों ने? ऐसा बहुत बार हुआ है ना कि आईपीओ आता है और हमारा मन करता है आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। सब कोई, हमारे अड़ोस पड़ोस सब जगह लोग बोलते हैं आईपीओ में डाल दो, आईपीओ में डाल दो। मैं बहुत ज़्यादा आईपीओ इन्वेस्टिंग फ्रेंडली नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है शेयर बाज़ार में अगर कुछ लिस्टेड है ना उसी में काम करना चाहिए। बट मुझे लगा क्योंकि बहुत लोग आईपीओ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो क्यों ना आईपीओ पे डिटेल डिस्कशन की जाए। तो मैंने पहला एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, मास्टर क्लास ऑन आईपीओ, जिसके अंदर में हमने ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तक बात की थी कि आईपीओ होता क्या है, कैसे वर्क होता है, क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। और उस वीडियो में मैंने कमिटमेंट लिया था जो हमारे गेस्ट थे उनसे कि एक और वीडियो करेंगे मास्टर क्लास 2, जहाँ वो ये पूरा डिस्कशन को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके एक काइंड ऑफ आईपीओ का मास्टर क्लास सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर में वही आईपीओ डिस्कशन पे कंटिन्यूटी है और डीप डाइव कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस जा रहे हैं कि कैसे स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए, कैसे आईपीओ के बाद में स्टॉक में अगर पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज फिर से जुड़े हैं वो 4 महारथी जो पहले जुड़े थे, जो संडे इन्वेस्टिंग नाम के ग्रुप चलाते हैं, ट्विटर पे एक्टिव है, यूट्यूब वीडियो भी बनाते हैं। तो उनसे अब सीखेंगे पार्ट 2 ऑफ आईपीओ इन्वेस्टिंग। ऑलराइट, चले चालू करें। हेलो, वेलकम बैक संडे इन्वेस्टिंग ग्रुप। हाउ आर यू गाइस डूइंग? Doing very good. Great. Superb. Superb. Yash, Tanmay, Rohit and Manish. I've heard Manish यूएस ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ लेके आइएगा वहाँ से। वो ट्रम्प साहब को मत लाइएगा, उनको वहीं रहने दीजिएगा, आप अकेले ही आइएगा। कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आइए वहाँ से, बहुत ज़रूरी है। most definitely मेरे को the internal running joke is that I went to get FIIs back. So और अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं FII, that's also because I am here. So I'll kind of take credit, although I don't deserve any, but I don't mind taking credit. Good, good. So this is video number 2, master class on IPO. जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, जो सीख रहे हैं, you must have seen the first video. और आपने नहीं देखा तो यार देख लो प्लीज, बिकॉज इतना अच्छा नॉलेज एक आईपीओ जर्नी का आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज ये चारों बंदे बहुत जबरदस्त लगे हुए हैं, ट्विटर स्पेस में लगे हुए थे, चेहरा वहाँ दिखता नहीं था। मैंने कहा यार चेहरा भी दिखाओ, यूट्यूब में आओ। एंड नाउ वी हैव देम हियर टॉकिंग अबाउट आईपीओ। But before we resume where we were discussing, जब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था पहला मास्टर क्लास अपना, उस समय आईपीओ में सन्नाटा था, 0/0। And now again we are seeing quite a lot of IPOs coming in. तो जस्ट एक रैंडम आप अपना बताइए कि क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या लग रहा है अभी? इज इट अगेन अ शॉर्ट टर्म कुछ हो रहा है कि लग रहा है कि अरे अरे वापस से वो हरियाली आ गई और चलेगी थोड़े टाइम तक? और स्पेसिफिकली उसके बाद एक एसएमई का बताइएगा कि बिकॉज वहाँ पर बहुत अजीब सा ही माहौल हो रखा है एसएमई में। तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू इफ समवन इज इन्वेस्टेड इन एसएमई और स्टिल लुकिंग टू इन्वेस्ट इन एसएमई? सो 2 पॉइंट है, प्लीज रिप्लाई एज पर योर कन्वीनियंट।
Sure, maybe I can just set it up. So, what had happened was that the market condition was very volatile. मैं हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि I've heard a few people say कि if possible do it in हिंदी. जी जी So हमने देखा था कि मार्केट ना काफी volatile था, तो इसकी वजह से ना आईपीओस क्या है, बेसिकली प्राइमरी मार्केट जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट पे डिपेंड करता है. अगर सेकेंडरी मार्केट अच्छा होगा तो प्राइमरी मार्केट अच्छा करेगा. सो बिकॉज दैट कई सारे एलएम्स लीड मैनेजर्स जो थे वो रुके हुए थे कि एक बार वेट करते हैं, लेट द मार्केट कम बैक और उसके बाद आईपीओस लाएंगे. इसका प्रूफ क्या है कि आप देखोगे कि जैसे कोई भी आरएचपी होता है वो पहले डीआरएचपी सबमिट होता है, सेबी से अप्रूवल आता है, उसके बाद आता है. सो कई सारे आईपीओस हैं जिनका अप्रूवल ऑलरेडी लाइंड अप है, लाइक कंपनीज को अप्रूवल मिला हुआ है एंड उनको बस अपना आईपीओ लाइव करना है. देवर वेटिंग कि कब बेस्ट टाइम होगा तब वो लाइव करेंगे. सो लास्ट 15-20 days we have seen some revival in the primary and secondary market थोड़ा बहुत वापस आया है, because of which this week was like a test week for a lot of IPOs. We saw 3 big main board IPOs come in and then a few small IPOs. 3 big मतलब कि 2000 करोड़ के साइज था, एक का 2800 था, एक का 3500 था. So good segment overall, but I still feel that the pop is not consistent. सो अभी वो मोमेंटम नहीं आया है जिसमें दूसरी कंपनियां भी अपना आईपीओ लाना चाहें. इसलिए आप देखोगे कि अगले हफ्ते अचानक से वी आर सडनली गोइंग बैक इनटू अ लल. लाइक इस हफ्ते देवर 8 to 9 IPOs. Next week I think we have one SME IPO which is announced till now and कोई मेन बोर्ड IPO नहीं आ रहा है फिर से. बट हैविंग सेड, द पाइपलाइन इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग. जो कंपनीज ने अपना आईपीओ कर रखा है, आरएचपी अप्रूव करा रखा है, उनको बस आईपीओ लाना है, वो काफी स्ट्रांग है लिस्ट. और उनके पास 1 साल होता है. अगर 1 साल में अप्रूवल के बाद लाने के लिए अगर वो नहीं लाते हैं तो सेबी का मैंडेट एक्सपायर हो जाता है. देन दे हैव टू गो अहेड विद द सेम प्रोसेस. फिर से एलएम रखो, नया आरएचपी बनाओ, उसको अप्रूव कराओ. सो एवरीवन इज वेटिंग. What will happen is कि it works in, like, let's say जब when in good days you can't count the number of IPOs, when in bad days you have nothing to do. So वैसा ही situation चल रहा है अभी. We are still seeing, since the market is slightly sideways, अगर next 1 month थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव एक्शन रहता है सेकेंडरी मार्केट में, so I think the lull phase would be over and we'll have a lot more IPOs, because again India is a building nation right now. हम developing nation है, तो अभी क्या है, कई सारी कंपनियां हैं जो who want to go public, and हमारा जो प्राइमरी मार्केट भी है वो भी डेवलप हो रहा है. Now we are seeing sort of companies list in which are, like, let's say monopolies of the world, or essentially at least some semblance of that, rather than just having plain vanilla businesses. So that's where we are. We still need to wait and watch how in absolutely short term अगर कोई IPO अप्लाई करता है तो my strategy would be to not go fully invested or take big positions right at the first swing. Wait it out. There will be time. There's no harm in not taking a swing is what I will say. But over to you guys, Yash, Tanmay and Rohit, to add. So one thing I will say is that, and you mentioned this, Manish, is that the listings themselves have been pretty weak. Generally, if you see, most lead managers have been pricing IPOs at some kind of discount to what it looked like the IPO would come 3 months ago. Many of these, RHPs or DRHPs have been approved almost 3, 4, 5 months ago. And there was some chatter about what price some of these companies, and Leela as an example, Schloss Hotels that just came. It was supposed to come at probably 20% premium to what it did. Despite that, you wouldn't say that the general market excitement for the stock was very high from an IPO standpoint. What it will list at, we will see. And we feel maybe there is definitely something on the table, but that is not the sense you got from looking at the subscriptions. And that's true, I'd say, across the board. There have been a few issues where it felt like the company should subscribe a lot, or at least based on the subscription, should list at a lot higher pop. We would say the fair value is definitely a bit higher than this, but they would still list very weak, and it would sort of be thanda for quite some time. So that Mahal has not changed from a listing standpoint. IPOs have come, a few IPOs. Let's see how this batch of IPOs list. But I'd say that the post-listing excitement is not there, and that doesn't come either the LMs will price IPOs even more attractively or get deferred a little bit more. So let's see how the mood on listing sort of changes over the next week or so. Okay, so you guys track it on a week-on-week basis. I'm getting a sense after hearing both of you कि every week आप एक mood meter बनाते हैं कि इस बार कैसा रहा.
This is a brand new set of IPOs. Like it's been a big lull, right? Almost for 1.5 months, 2 months, there was nothing barring the odd Hmm. like scrap of IPO. Now suddenly we've done our spaces also twice now in the last 2 weeks after a very, very long time. So we're all hoping that things will improve, things will change, but listing hasn't changed. The IPOs are coming and subscriptions, at least some IPOs are very strong, but they still list pretty weak. They don't do anything post listing. If anything, they fall post listing. So I haven't seen that positivity yet, even though price. One thing is that the IPOs are not overpriced. These are well priced, decently priced. The ones that are good quality companies, they're not overpriced for sure, but still that excitement on listing is still not coming. या मैं एक है ना स्पेसिफिक आईपीओ का एग्जांपल लेके पूछना चाह रहा था एंड एनी ऑफ यू कैन पिक दैट एग्जांपल. जैसे एनएसडीएल का कोई मुझे पूछ रहा था कि उसका आईपीओ में प्री आईपीओ शायद उसका राउंड चल रहा है और आईपीओ आने वाला उसका ऐसा कुछ है. तो अब एक थॉट प्रोसेस वाली बात है, साइकोलॉजिकली आदमी को डिसीजन कैसे लेनी चाहिए कि एनएसडीएल है जो उसे 60 का पी में ट्रेड कर रहा है, ऑब्वियसली डुओपोली है, सेकंड लार्जेस्ट है, बस सीडीएसएल एक तरफ है जो लिस्टेड है, मोटा मोटी सेम वैल्यूएशन पे आज के डेट में लिस्टेड है और दे हैव शोन मच बेटर ग्रोथ इन लास्ट 2-3 years. तो इस सिचुएशन के अंदर में एक वो अभी तक सीडीएसएल को एक यूनिकनेस का प्रीमियम भी मिल रहा था, अब एनएसडीएल आ जाएगा तो फिर सेम बिजनेस में 2 लोग हैं अवेलेबल, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा इवेंचुअली दैट विल हैव अ हायर एज ओवर द अदर वन, राइट. तो जो आईपीओ इन्वेस्टर है, जो आप प्री आईपीओ और आईपीओ को एक ही कैटेगरी मान लीजिए, 6 महीने 1 साल के अंदर में प्रॉब्ली अगर वो क्लियर हो जाता है तो मोटा मोटी वो आईपीओ ही है. तो इस सिचुएशन में एक आईपीओ इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या रहेगा कि यार इसमें क्यों करना है, जब सीडीएसएल लिस्टेड है उसी में कर लो अगर सेम वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो, या वो सोचता है कि नहीं यार सीडीएसएल के साथ एक और आ जाएगा तो ओवरऑल ये इंडस्ट्री के लिए डुओपोली हो गया तो इट्स गुड, दोनों एक साथ ग्रो करेंगे. व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस एग्जांपल? So I am a firm proponent on growth. So essentially, आप देखोगे NSDL has like 80% of the market share. So CDSL has, and again this is top of my head, CDSL has let's say close to 20%. Right? तो 80% वाले को a lot to lose है, 20% वाले को has a lot to gain. अनलेस मतलब 80% वाला जो है वो मेजरली डिपेंडेंट है कि केक का साइज ही बड़ा होगा तो मैं ग्रो होऊंगा, वर्सेस सीडी जो 20% वाला है वो बोल सकता है कि मैं केक का पोर्शन भी ज्यादा बड़ा लूंगा ओवर टाइम. सो this is what we similarly saw on NSE and BSE as well, right? BSE had like 2% market share. So 2% market share है तो अगर तुमने थोड़ा सा भी swing ले लिया, market share ले लिया, so you will start doing very well in the market, right? So this is one we should see. I feel while what is the current P that should be linked with what is your growth projection. So, and growth projection will change basis what is your, like, let's say, fundamental mode to enjoy 80% market share in the category. And again, I haven't read specific to, let's say, NSDL, maybe Tanmay, Yash and Rohit, you guys can add more, but that is what my initial take was. लाइक जस्ट फिगर आउट, अगर वो 60 के पी पे है, सीडीएसएल भी 60 पे, एक 20% मार्केट शेयर के साथ एक 80% मार्केट शेयर पे है, तो व्हाई वुड दिस ग्रो फास्टर देन सीडीएसएल? लाइक अगर आपके पास उसका जवाब है तो आप सेम पी दो. अगर आपको लगता है कि वो ग्रोथ उससे धीरे है, ये कंपनी धीरे ग्रो करेगी क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी है, लेट्स से, सो फर्स्ट थॉट वुड बी कि बड़ी कंपनी धीरे ग्रो करेगी तो उसको पी थोड़ा कम मिलना चाहिए उस हिसाब से, इज व्हाट आई वुड, उसको डिस्काउंट देंगे, इज व्हाट आई वुड से. बट या यू गाइस कैन ऐड, व्हाट इज योर थॉट? Tanmay, you have been tracking NSDL, right? So what is your view? So NSDL recently reported its Q4, so I guess पूरे साल का around 350 CR के आसपास का पैट है. So IPO it's expected कि it should come at like 14-15,000 crore valuation. So that translates कि around 40 times, 35 to 40 times P पे आना चाहिए. But just looked in CDSL तो it looks कि 60 के आसपास के P के रेशो पे है, but the smaller the base, exponential is the growth. एंड द ग्रोथ जो सीडीएसएल में आ रहा है दैट इज मच हायर. अभी एनएसडीएल सीडीएसएल में क्या है, इन वन डिपॉजिटरी द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड प्लस द डिबेंचर्स एंड द अदर मार्केट कंपोनेंट्स उसमें बहुत ज्यादा है, और एक में वो कम है. बट उसमें ये है कि द लार्जर द वॉल्यूम्स ओके इन विच द ट्रेडिंग इज हैपन, हायर इज द फी इनकम फॉर द डिपॉजिटरीज. एंड वन मोर कंपोनेंट इन दिस इज कि इफ यू जस्ट चेक आउट सीडीएसएल,
तो CDSL का, if I'm not wrong, 15 to 20% revenue comes from the IPOs. जो IPO का listing का one time fees होता है, which is paid by the companies. वो CDSL में आता है, जो NSDL में बहुत छोटा component है. And we know कि how robust is the IPO pipeline. So just breaking it out, और so the IPOs अगर वो जो growth के साथ आ रहे हैं, so the CDSL will see the robust growth in that 20% revenue segment, and the rest will also grow due to the more increase in volumes of the listed shares. Now just think, there are many shares listed in the just in the Bombay Stock Exchange and not in the NSE. तो ये जो segment होता है इसमें सिर्फ CDSL cater करता है, not the NSDL. So just for the what in general terms we say it a pure play cash market stocks. Okay, तो उनमें आजकल जो retail participation है, and even for that matter the institutional participation, that has grown by a large scale. So in this segment also CDSL will see a lot of growth. And उसमें भी एक ये difference है कि at this depository we're having all the discount brokers, and in one we have all the traditional brokers. Traditional So if institutional just brokers. if we just check out the bifurcation, it seems कि CDSL even on this base will grow at a also comparatively faster pace than NSDL. But yes, वो 80% 20%, it looks like NSDL is much larger, but by the revenues and profits the difference is not that significant. So what I personally feel is कि CDSL will continue to enjoy that 15-20% premium over NSDL. Yes, that I'm factoring in the small listing gains which I expect from NSDL. So after factoring in that, I expect a 15-20% premium to continue रहना चाहिए in both of them. ओके ओके, क्लियर पॉइंट. ठीक है, ये तो एक ऐसे ही मतलब वार्म अप सेशन के लिए था कि कोई एक स्टॉक का एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं. बाकी आई थिंक वी कैन गो टू the presentation which you guys have made. The first masterclass presentation was superb, and I'm very high hope. I have a very high expectation from the second presentation. और इस बार के सेशन में स्पीकर भी हाई एक्सपेक्टेशन रखना बनता है उनके साथ. तो चालू करें प्रेजेंटेशन के साथ. Thanks, Vivek, for having the opportunity to share what we have learned so far. So basically हम आज ये करने वाले हैं कि एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया था. सो लास्ट वाले पीपीटी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी. एक तो हमने इंट्रोडक्शन में काफी टाइम स्पेंड किया था अपना, एंड देन वी हैड मेजरली स्पोकन कि आईपीओस काम कैसे करते हैं, हाउ आर दे प्राइस्ड, ओएफएस क्या होता है, बुक बिल्ट इशू क्या होता है, फ्रेश इशू क्या होता है. और उसके बाद हमने मेजरली ये बात की थी कि डीआरएचपी को कैसे पढ़ा जाता है, व्हाट आर द सेक्शंस ऑफ अ डीआरएचपी. सो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगली बार हम आज के सेक्शन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. एक हाई लेवल पे बात करते हैं और उस हिसाब से समझते हैं. सो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि जब हम आईपीओ को इवेल्युएट करते हैं तो डीआरएचपी के अलावा क्या चीजें देखनी होती हैं, किन किन चीजों पे फाइनल नुआंसेस पे ध्यान रखना होता है. सेकंड, हम किसी कंपनी के आईपीओ को वैल्यू कर रहे हैं तो कैसे वैल्यू करना होता है. आई अंडरस्टैंड पी इज अ वेरी कॉमन मेट्रिक. हर आदमी जनरली बात करता है कि ये इतने पी पे आ रही है. लाइक लास्ट वीक एक कंपनी का आईपीओ आया था विच वाज एट लाइक 400 PE or something like that. So again different metrics पे काम करना होता है और उसमें भी forward PE वगैरह कैलकुलेट करना होता है. So maybe we'll talk about our experiences of doing that. And then last में we'll do a section on post listing opportunities कि post listing क्या क्या opportunities होती हैं market में and how to kind of tackle some of those opportunities. That's the major flow for today. Majorly, Tanmay would be speaking about the first 2 sections, and then Yash would be speaking about section 5 post listing opportunities. But Rohit and me will add wherever we feel and about it. So maybe over to you, Tanmay, to speak about the next section. In this, we are majorly covering the background of the promoters, and in some cases we see the background of the independent directors on the board. Okay, and also the capital structure की कौन सा इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ प्री आईपीओ राउंड तो क्या रेट पे हुआ है, व्हिच इन्वेस्टर्स हैव टेकन अ पार्टिसिपेशन, और इफ द कंपनी इज had got some funding by doing some private equity or some funding kind of a thing, तो कौन से इन्वेस्टर्स आए थे, at what valuation they had came, उस टाइम पे क्या उन्होंने मल्टीपल दे के उस कंपनी को वैल्यू किया था. सो दैट इज अ मेजर फैक्टर. बट when we come onto large or medium scale companies, there are very marquee investors which see कि इसके independent board of directors पे कौन बैठा है. Okay, if the people sitting on that independent board of directors, if they have some solid background or they are having some good repute in the market, it is considered that
that the company which is coming for an IPO also has some awesome background and is having good prospects in the future. And also when we look at the capital structure, उससे एक चीज ये समझ आती है कि स्पेशली ऑन द फंडिंग पार्ट की इस कंपनी को कितने टाइम में फंडिंग की जरूरत पड़ता है. फ्यू कंपनीज आर लाइक बूटस्ट्रैप, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप, 100% प्रमोटर होल्डिंग लेके बैठा है, स्टिल दे हैव क्रिएटेड सम गुड revenues and good business and a good market share in the market. So such companies are completely bootstrap, उनको भी एक रिस्पेक्ट के एंगल से देखा जाता है. बट if let's say a company which is doing some trading, तो we know कि in trading we need a lot of working capital. तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर देख के समझ आ जाता है कि इस कंपनी ने ये फेज पे इतना ग्रोथ कैपिटल लिया था. सो ड्यूरिंग आईपीओ अपने को ये समझ में आता है कि दिस कंपनी वांट्स टू ग्रो फ्रॉम X to X plus 30%, इसको कितना फंडिंग का जरूरत पड़ेगा टू cater that growth. So from that we can understand this thing. So overall, if I speak the promoter background, the capital structure, the pre-IPO placements, if there are any, and the independent board of directors are to be viewed very carefully. And also we also look the CFOs, CEOs, the executive directors, MDs and all, uska thoda bahut background checking hota hai. So we understand that in the company which we are intending to invest has some strong hands to control the operations of the business in future. ओके, जस्ट एक तन्मय एक क्वेश्चन है इस पे बीच में कि रिस्पेक्ट वाली बात तो है, खैर वो आई थिंक सभी में वैलिड है. कोई भी बिजनेसमैन एक लेवल तक पहुंच गया तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं. कोई कम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो पीआर पे डिपेंड करता है. बट अब जैसे नई कंपनीज है जो मॉडर्न, आप मान लीजिए बिजनेस स्ट्रक्चर्स है, उसमें तो जो प्रमोटर है या जो मेन बंदा फाउंडर है उसका तो स्टेक जनरली कम होता है. और वो जो पुरानी ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उसमें प्रमोटर के हाथ से शेयर निकलता नहीं है, तो टिपिकली उसका स्टेक ज़्यादा होता है. तो हम जब इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी आईपीओ को, उसमें इसका एक्चुअल में इतना बड़ा वेटेज है क्या कि प्रमोटर कितना स्टेक होल्ड कर रहा है? डज इट रियली मैटर सो मच? Actually, sir, this depends from business to business, but I personally feel it matters. Okay. Obviously, in traditional businesses, the mindset of the businessman is कि मैं खुद के लिए भी wealth बनाऊं and I also deliver for the shareholders. So he also has the passion and the proper skin in the game to work in the company. There has been some cases in past जहाँ पे promoter stakes were very low, or the main stakeholders which were having some decent interest in the business got their holding down in terms of the equity shares. So it was seen कि यार उनका motivation of working has gone down and they have started some other ventures in some different field or even the related field, not even not might be the exact field but some related field. Every businessman does not have that non-compete agreement. जहाँ पे होता है वहीं पे that factor comes in कि आप 3 साल 4 साल similar business नहीं कर सकते हो. But if there is not and if the guys or the stakeholders are not left with good motivation or the holding, they just go and start some other venture. This has been observed in 2014 2017, ये 3-4 साल में एक्चुअली ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व हुआ है. सो व्हाट आई फील इज की जो स्टार्टअप्स है जहाँ पे इट इज it's very common कि the promoter holding is like 20%, 15%, even in few cases it's just like 5-10%. But the board or the management is completely professional. मतलब let's take an example कि समझो एक startup list हुआ था like 3-4 months back, that was Zinka Logistics, Blackbuck के नाम से it's very common. तो it was observed कि जो promoter holding था that was like 7-8%, but उसमें एक clause डाला हुआ था. So after that exercising the promoter stake went to like 11-12%. But even if I consider after the IPO also the stake of the promoter is quite less, but the board has been controlled by the private equity funds ka representatives. Okay, so let's say there's an ex private equity fund that has a board seat in the company's board of directors. So that also contributes in the company's vision and the working style and also the management decisions also. So overall it depends from business to business, but it's better to see a traditional or a mediocre kind of a business with at least like 60%, 55%, 70% promoter holding. But when it comes to the businesses which are known to do some cash burn, so it is very common to see the promoter stakes going very low because the private equity companies are betting on the future cash flows and profitability and the prospects. And even the promoters or the founders of the companies or the professional management knows कि अगर अपने को वो एक scale तक जाना है, so we have to take the funding and we have to bear that lowering of the promoter stake. So this is overall on the
promoter stake part. Okay. So now let's talk on the other major factors which we have to check out in the RHP or the DRHP, except our normal financial statements हो गया, capital structure हो गया, risk factors हो गया. So there are some small factors which intend to make a lot of difference in the company's prospects. The first I would like to cover is in the P&L, which is the other income part. There has been some cases जहाँ पे company का profitability has been very limited, but due to the other income factor. Now what I mean by other income is ki sale of shares, equity shares, otherwise sale of some plant, sale of some assets, otherwise the dividends received, or the stake sales done in some of its prior investments, past investments के just IPO आ रहा है, हमको हमारा IPO का multiple बिठाना है, तो let's do some stake sale in our investments, थोड़ा shares को बेचे, so that our PAT will go up and market will value us on that extended profitability. So we need to check it thoroughly कि क्या है and why the PAT has been increased, and if the PAT has not been increased by doing some regular business or the in general business practices, then that PAT should not get those multiples or जो adjusted PAT होता है. So what is adjusted PAT? Let's say 50 करोड़ का PAT है and 10 करोड़ का for example other income है, which is from sale of plant or sale of shares, whatever. तो आप वो 40 पे उसको multiple दोगे, not on the 50. But there has been very small limited cases जहाँ पे other income is actually operating income, but due to some accounting standards वो आपका other income में classify होता है, but we have to value. Now let's take an example. There was an IPO 3 months back which was called as Quality Power. 840 crore का 100 million का IPO था. So उसमें क्या case था? The company had good chunk of operations from Turkey. और जिनको पता है टर्की में पिछले 3 साल से हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, सो देयर इन्फ्लेशन हैज बीन मोर देन 100%. सो व्हेन यू जस्ट टेक इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ड्यू टू द IFRS, वो जो ऑपरेटिंग इनकम होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम टर्किश लीरा टू द USD डॉलर, तो वो अदर इनकम में चला जाता है ड्यू टू द करेंसी चेंज एंड द हाइपर इन्फ्लेशन फैक्टर. तो आपका अदर इनकम दिखता है, बट एक्चुअली इट्स एन ऑपरेटिंग इनकम, बट ड्यू टू सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट लुक्स इन द अदर इनकम सेगमेंट. तो अभी what case I took is like 1 of 100. वो हर बार नहीं होता, but majorly if the other income is looked, आपको सिर्फ देखने की other income क्या है. If you feel कि this is one time or non-recurring nature, you have to just discount it and value the company based on the adjusted earnings. Okay. So second major factor is exceptional items. Okay, this is quite oftenly observed in the new age businesses जहाँ पे exceptional items दिखाए जाते हैं. Now अगर मैं example लूँ तो let's say there is some consolidation of a subsidiary. Okay, जिसमें prior the consolidation थोड़े adjusted losses थे. तो क्या होता है, the gains are looked, क्योंकि जो उसका tax का जो part होता है that gets factored in because आपका पहले adjusted losses थे, तो वो knock off हो जाती है, और वो जो ऊपर का additional part बचता है that looks in the other income and that boost the profitability of the business. तो exceptional item देखना पड़ता, sometime there are exceptional losses due to some different factors. तो आपको 99% exceptional items को adjust करके ही earnings देखनी है, because there are some cases जहाँ पे बहुत significantly pat down हो जाएगा due to the adjustment in the exceptional item. Now let's take an example. अभी एकदम recent example था, इसका IPO नहीं आ रहा, but it will come in the future. This is Grow, जो आपका एक India's largest stock broking platform, retail अपना retail broking में है. So that company flipped its headquarters to India. So the government had demanded the company to pay 1200 crore का one time payment for flipping. Okay, that was in the taxation part. अगर आप अभी इसका FY25 का अगर आप earnings देखोगे, sorry FY24 का earnings देखोगे, आपको वो पेपर पे दिखेगा कि ये 600 करोड़ का net loss बना है, but if I just adjust that, दिखता है कि the company has made like 550-600 करोड़ का profit after tax. तो आपको उसको multiple, I would say whatever multiple you are applying, you have to apply on that 550-600 crore whatever PAT it is, and not on the 600 crores का loss, because that exceptional item or due to the change in domicile has been one time and it will not get वो continue नहीं होने वाला any time in the future at least. मतलब ऐसा तो मुझे कोई केस पता नहीं जहाँ पे 2 बार आपको ये one time domicile का टैक्स भरना पड़े, so वो सिर्फ one time होता है. So if you're not adjusting that, you cannot value the company properly. Now the third point, मुझे ना इस पे आपके साथ एक चर्चा करना है. मतलब ये सपोज
अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने बाहर कंपनी रख रखी थी और इंडिया में उसको ट्रांसफ़र किया, जिसके कारण मुझे इतना टैक्स देना पड़ गया, और मैं वो कंपनी में शेयर खरीद रहा हूँ जब मैनेजमेंट ये डिसीजन लिया था, तो ये मतलब व्हाई इज दैट डिसीजन नॉट कंसिडर्ड टू इवेल्युएट अ कंपनी कि यार इतना इतना 1,000 करोड़ रुपया हमने टैक्स के नाम पे दे दिया, तो आपने फिर प्लानिंग कैसे की फिर, जब आपको पता ही था इंडिया में अब आईपीओ लेके आएंगे, तो आप बाहर ही क्यों कर रखे थे कंपनी? मतलब हम लोग ये सब देखना बंद ही कर दिए क्या? हम इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं कि पास कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट को हम वेटेज देना ही बंद कर चुके हैं. So now there are two parts of this answer. Okay, Pehla, I don't want to speak on this, but that's the reality. The ease of doing business. Okay, the ease of doing business in India, especially I'm talking at the corporate level and not at the business level. तो it is आपको अगर पता होगा 2014 से 2018 का वो एरा था जहाँ पे इट वाज हाईली प्रेफर्ड कि आप कहाँ पे कहीं और लाइक यूएई में डोमिसाइल डालो, यूएस में Yeah. डोमिसाइल डालो, सम Yeah. कंपनी जहाँ पे टैक्सेशन के बहुत ज्यादा कंसेशन है तो वहां पे डोमिसाइल डाल के यू यूज टू ऑपरेट फ्रॉम देयर. सो दैट वाज ड्यू टू बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड बेटर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. But those companies, at least half of them, I would say, as per my estimate, कि उन्होंने उस टाइम पे ये विजन रखा था कि आफ्टर 5 years 10 years जब भी हमारा बिजनेस एक ऑप्टिमम मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाएगा, वी विल लिस्ट इट एट लेट्स से Nasdaq. Okay, Okay. because everyone knows कि 5 साल 6 साल पहले just before the COVID, the multiples in the Nasdaq were actually quite attractive for the Yeah. business, I'm saying. Yeah. तो उन कंपनीज का उस टाइम पे विजन था कि वी विल गेट लिस्टेड इन द Nasdaq एट सम वेरी सॉलिड वैल्यूएशन एंड गिव सम एग्जिट्स टू आवर इन्वेस्टर्स एंड आल्सो रेज सम ग्रोथ कैपिटल. Yeah. बट ऑफ लेट आफ्टर 2021 आई वुड से द मल्टीपल्स इन इंडिया हैज बीन वेरी रिच एंड दीज कंपनीज थॉट कि यार यूएस में थोड़ा सा लिक्विडिटी का स्लगिश आ रहा है, स्पेशली फॉर द कंपनीज आर नॉट बीन बेस्ड इन द यूएस. वहां पे आपको वहां पे आपको बैंकर्स के साथ एक अलग ट्यूनिंग रखना पड़ता है, आपको एक Yeah. अलग बिजनेस डायमेंशन तक लेके जाना पड़ता है. देयर हैज बीन सम पैटर्न की समझो फॉर एग्जांपल देयर इज अ SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. यूएस में वहां पे है कि आप 300 मिलियन का ARR कर रहे हो तो ही आप लिस्ट हो सकते हो. नॉट दिस इज नॉट अ रूल बट अ जनरल परसेप्शन कि आपका Oh. $300 मिलियन का ARR होना चाहिए, मोटा मोटी 2500 करोड़. सो उतना होगा, देन ओनली यू विल बी कंफर्टेबली लिस्टेड. बट इफ यू जस्ट चेक from a angle of an Indian business में SaaS model का even a 50 million का ARR which is like 420 crore, that is also quite large. So those guys thought कि यार मैं उतना scale करूंगा then I'll get listed and अपना वहां पे valuation उस time पे क्या रहेगा after 3-4 years, the future foreseeing is been quite tough. So let's just flip in India, pay that one-time tax, and get listed in India at some very solid valuations and solid multiples. And even if I just talk on this SaaS also, there has been quite almost like half a dozen companies which are looking for an IPO whose ARR average revenue run rate is like 50 million, 100 million. They are looking to get listed because they feel that the bourses are flushed with liquidity. Okay, multiples have been very great, the business prospects are very healthy, so let's just flip in India and get listed. So this is Fair point. overall on the change in domicile and the starting of business at some different geographies except India, and then flipping into India and getting listed. Fair enough. Fair enough. Yeah. I'll add one quick thing on this, Vivek. This is from my own experience also, because I was running a startup back when this was very popular, and even we considered it at that time whether to flip from India to an international country. So I think Tanmay nailed it on the head. There's one more factor that was playing then was it was always easier to raise private equity. So at that time, the VC market was so you had early stage VCs. You didn't really have a lot of late stage VCs in India. And whatever capital you had to raise was typically from international investors. And they were also fairly newish to the Indian market. So it was easier for you to be a Singapore domiciled company and raise FII or like foreign private equity or late stage venture capital than as an Indian company. So that was also one of the reasons why a lot of these startups started then. I think the first major listing for a tech company in India happened in Nasdaq, which was Make My Trip. And that became the sort of bellwether that everyone sort of chased. But that changed very fast, obviously, as Indian, like say the Zomatos of the world and all listed and
eventually did really well. So the mood completely changed, and now to nobody even thinks about listing outside. Okay, fair point. I understood. Thank you for the clarification. Yes, Tanmay, please continue. So now let's jump into the notes to accounts. Earlier we had discussed कि आपको other income का क्या component है वो कैसे समझेगा. So this is the point जहाँ पे आपको समझेगा कि क्या components थे. So when you just jump into notes to accounts, you get a series of notes, like almost 50-60 notes होती है. But I would say the relevance for at least as an investor, for 5-10 notes, it's actually very important to read those. अगर आप कोई भी P&L का आइटम देख रहे हो, बैलेंस शीट का आइटम, स्पेशली द P&L पार्ट, व्हेन यू आर लुकिंग एट दैट आइटम, राइट में नंबर दिया होता है 1 2 3 4 ऐसा 20-30 तक नंबर दिया होता है. सो व्हाट इज दैट? सो दैट इज हेडिंग कि इतने इतने पॉइंट पे नोट्स टू अकाउंट्स में ये हेडिंग के नीचे का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. नाउ लेट्स जस्ट थिंक ऑन अ इंटरेस्ट कॉस्ट पार्ट. जब आप इंटरेस्ट कॉस्ट दे रहे हो तो इसमें आपको व्हाट इज द जनरल परसेप्शन की व्हाट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, कि अगर मैंने लोन लिया है तो उसके ऊपर का जो मुझे ब्याज देना है, जो दैट विल लुक इनटू इंटरेस्ट कॉस्ट. बट there are some quite instances जहाँ पे there are some deposits for doing some lease agreements, okay, rental yields, तो उसमें भी वो दिखता है. but many investors don't know कि ये एक टॉपिक के नीचे ये भी एक पॉइंट हो सकता है. but when you just go into the notes to accounts, आपको दिखता है कि ड्यू टू द इंटरेस्ट कॉस्ट इतना है, ड्यू टू द डेट इंटरेस्ट कॉस्ट इतना आया है, ये लीज पेमेंट का इतना है, and XYZ और भी 2-3 छोटी-छोटी components होते हैं, but that are not much relevant, so I'm not speaking at this point. But this was just one example related to the interest. अगर आप depreciation में देखो तो majority times normal का depreciation होता है, which is a non-cash item, but sometimes it's an amortization also. वो amortization का कुछ adjustments होती है, तो आपको notes accounts में जाकर समझ में आता है कि amortization का कितना है, depreciation का कितना है, किसको कितना चार्ज दिया गया है, चार्ज परसेंटेज लगाया गया है. अदरवाइज अगर आप इवन इफ यू लुकिंग एट एन एक्सेप्शनल आइटम, वो एक्सेप्शनल आइटम क्या है वो आपको देखने के लिए नोट्स टू अकाउंट चेकआउट करना पड़ेगा. सो एट दी हेडिंग्स जहां पे आपको लगता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, आपको उसका सिर्फ वो नंबर देख के नीचे स्क्रॉल डाउन करके वो नोट्स टू अकाउंट पढ़ना है. 90% ऑफ द केसेस यू विल अंडरस्टैंड कि इसका क्या क्या रिलेवेंस है, ये व्हाई द एडजस्टमेंट या फिर ऐसा इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में क्यों दिया गया है. इसमें और एक चीज ये भी है कि देयर आर मेनी कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज करती है, ओके, बिफोर लिस्टिंग, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड by the SEBI, especially in the main board. SMEs में कम होता है, but main boards में it's very common कि आपको accounting standards पे shift होना पड़ेगा. So that time there are some adjustments. Now अगर मैं example के तौर पे लूँ तो कई बार जो आइटम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और जगह पे क्लासिफाई हो रहा था, वो किसी और जो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं और क्लासिफाई होगा. सो दैट मेक्स अ डिफरेंस. सो कई बार कंसोलिडेशन ऑफ एंटिटीज भी होता है, तो आपको उनका भी जो एडजस्टमेंट्स होती है वो आपको चेकआउट करनी पड़ती है वाया नोट्स टू अकाउंट्स. फेयर पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. Now this is also talk of the town from last 1 month. जब से जेंसॉल का चीज हुआ है, everyone has been talking actively on the cash flow thing कि आपको कैश फ्लो देख के बिजनेस को इवैल्यूएट करना पड़ता है. So इसमें भी 3 फैक्टर्स होते हैं. कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है, देन देयर इज अ नेट कैश फ्लो. तो उसमें भी ये होता है कि जो आप नए डेट लेते हो, दिस इज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उससे भी आपके कैश फ्लो एडजस्ट होते हैं. ओके, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन की जो आपका मेजर वर्किंग बिजनेस है वो कितना कैश जनरेट कर पा रहा है एनुअली. बहुत बार ऐसा होता है कि let's say it's a cap good company or let's say it's an automotive component company, they have to continuously do the capex. उनको continuously नए नए प्लांट डालने पड़ते हैं. let's say you're doing a forging का business, आपको आपका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है, आपको आपका टनेज बढ़ाना पड़ता है, आपको आपका स्पेशलिटी एंड the what we can say the molds आपको चेंज करना पड़ता है. सो जो आप कैश जनरेट करते हो वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट होते जाता है इन दी फ्यूचर एक्सपांशन. सो जब आप कैश फ्लो देखते हो आपको ये समझना है कि अगर कोई कंपनी का नेट कैश फ्लो निगेटिव दिख रहा है तो क्यों आ रहा है. अगर वो केपेक्स कर रहा है तो उसका निगेटिव दिखेगा ना, बिकॉज उसका पार्ट केपेक्स इज बीइंग गेटिंग फंडेड बाय डूइंग डेट, तो वो एडजस्टमेंट होके वो निगेटिव दिखता है. बट आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को सही से पढ़ो, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस की हाउ इज द बिजनेस गोइंग, कितना कैश जनरेट कर पा रहा है, कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डाल रहा है, कितना केपेक्स में डाल रहा है, कितना वर्किंग कैपिटल का फंडिंग कर रहा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, देयर आर सम केसेस जहां पे वो न्यू इक्विटी इन्फ्यूजन या फिर बोरोइंग्स डाल के थोड़ा फच करने का
there has been some instances, but let's not go into that. But 80-90% cases, the cash flow statement is very important to judge the true liquidity generation of a business. So that is also very important to read. तो ये DRHP के अंदर में कितने टाइम पीरियड का कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलता है? 2 साल का ना, करंट और प्रीवियस पीरियड? एक्चुअली लेट्स से अभी 9 मंथ्स FY25 का तक का दिया हुआ है, तो उसका भी मिलेगा, FY24 का भी मिलेगा, फिर 23 का भी मिलेगा. अच्छा. बट जनरली क्या होता है, आई मेंशन दिस लाइक 5 मिनट्स बैक, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चेंज होता है उससे भी बहुत बार व्यू टू द रीस्टेटिंग ऑफ द बैलेंस शीट, उसको आप रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बोलते हो, फिर रीस्टेटेड ऑडिटेड स्टेटमेंट्स बोलते हो, तो उसमें भी कई बार जो कैश फ्लोज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो इसमें और एक चीज है ना, दैट विल कम एट अ लेटर पॉइंट, वो कंसोलिडेशन ऑफ एंटिटीज में, उस पर मैं ज्यादा बात करूंगा. बट व्हेन वी आर डूइंग सम एक्विजिशन, सम कंसोलिडेशन, सम हाइविंग ऑफ द बिजनेस, सम सेल ऑफ द what we can say, let's say मेरा 3 डिवीजन था, मेरे को ये डिवीजन में लग रहा है कि आई एम बर्निंग माय कैश एंड आई हैव टू जस्ट हाइव ऑफ दैट बिजनेस, तो आप उसको भी निकाल लेते हो, देन उसका एडजस्टमेंट्स प्रो फार्मा में दिया होता है. सो दैट वी विल टॉक इन डेप्थ एट अ लेटर पॉइंट, बट दिस इज इन जनरल रिलेटेड टू दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, ठीक है. The next one is one-time adjustments. Actually, the part of this has been already covered. कि कई बार वो जो one-time adjustments होती है, let's say अभी we had just mentioned BlackBuck very recently. उसका they had just wiped off their, I guess, Fredka business just before the IPO for some and the sale of shares and some cash was done in front of that hive off. So जब आप कोई आपका मेजर बिजनेस, नॉट मेजर बट आई वुड से मटेरियल बिजनेस हाइव ऑफ करते हो, उसका एक एडजस्टमेंट होता है. अभी उनके बुक्स पे इट वाज लाइक -200 crores एंड द कंपनी वेंट डायरेक्टली इनटू ह्यूज नेट लॉसेस ड्यू टू दैट एडजस्टमेंट ऑफ हाइविंग ऑफ. तो अगर आप उसको सही से नहीं पढ़ोगे, स्टिल देयर इज अ केस कि आप उसको जज नहीं कर पाओगे. And there might be some one-time hits also. Many companies do some balance sheet cleanup just before the IPO. या फिर SEBI raise the question कि आप पे ये लिटिगेशन है, ये टैक्स का क्लीनअप होना बाकी है. देन IPO जो होता है, द प्रमोटर जस्ट थिंक यार इसका जो भी है, I'll just settle and then come in for the IPO so that I tackle the questions which are raised by the SEBI. And I don't, मेरा IPO बैकसीट पे नहीं चला जाएगा for 1-2 years at least. So they just think कि one time settle कर लेते इसको, तो उसका भी कई बार एडजस्टमेंट्स होती है. अभी ये एडजस्टमेंट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वन टाइम में दिखे, कई बार आपको कुछ अलग नाम से ही दिखता है, बट जिनको आदत है ये पढ़ने को, उनको समझ में आ जाता है कि आईपीओ से पहले थोड़ा सा बैकएंड में क्लीन अप हुआ है. एंड दिस इज वेरी नॉर्मल एक्चुअली, बहुत जनरली देखा जाता है. सो नथिंग रॉन्ग इनटू इट, बट इट्स वेरी नेसेसरी टू चेक दी वन टाइम एडजस्टमेंट्स आल्सो. ओके. The next important is the consolidation of entities. अभी इसमें ना रिसेंटली एक साल में आउट से 3-4 केसेस आए थे जहाँ पे द कंसोलिडेशन ऑफ एंटिटीज प्लेड अ वेरी लार्ज रोल in the valuation of the business and understanding of a business. Abhi now let's take an example of Ventive Hospitality, which was like 6 months back. Iska IPO hua tha. So what was happened ki do entities thi. One was GCC Realty, which was owned by Blackstone, and the second was Panchsheel Realty, जो था Panchsheel Group, उनका hospitality का एक entity था. So in the I would say August 2024, both the entities got merged. तो जो पहला एंटिटी था उसका रेवेन्यू था 600 करोड़ टॉप लाइन एंड 200 करोड़ का पैट. एंड सेकंड एंटिटी हैड ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के अराउंड का टॉप लाइन, व्हिच इज लाइक मोर देन 2 times ऑफ द फर्स्ट एंटिटी. एंड दैट वाज इन नेट लॉसेस बिकॉज उन्होंने जस्ट 1-2 असेट्स का बाय देयर रोफो असेट दे वुड हैव अक्वायर्ड, और उसका एक कहते हैं ना the functioning of those assets, उसके लिए उनको एक थोड़ा एडजस्टमेंट्स बुक्स पे लेने पड़े, थोड़ा सा फंड इन्फ्यूजन करना पड़ा फॉर दैट रीजन. एंड यस, जब आप कोई नया हॉस्पिटैलिटी एसेट लेते हो, आपका एक पेंट अप इन द डेप्रिसिएशन एंड द फाइनेंस कॉस्ट आता है, बिकॉज उसमें भी कुछ डेट होता है, उसमें भी कुछ एसेट का एक डेप्रिसिएशन होता है. सो दैट कम इन द बुक्स. बट नॉट जस्ट थिंक इन अ प्रैक्टिकल एंगल. एक कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर रिस्टेटेड कंसोलिडेटेड में जा रहा है, वो देख रहा है 600 करोड़ का रेवेन्यू है, 200 करोड़ का पैट है, 15,000 का वैल्यूएशन है, तो यार 75 का पी EBITDA पे ऑलमोस्ट लाइक 30 टाइम दिख रहा है यार, बहुत ज्यादा महंगा है. तो फाउंडर्स आर और द बैंकर्स आर वेरी ग्रीडी, ऐसा दिखता है. बट देन व्हेन यू जस्ट कंसोलिडेट बोथ द एंटिटीज, आपको लगता है कि यार ये तो 16-17 EBITDA पे आ रहा है, महंगा बिल्कुल नहीं. एक्चुअली दे हैव ऑफर्ड एट क्वाइट अट्रैक्टिव रेट. बट आप तभी देख सकते हो जब आप वो प्रोफार्मा देखते हो. नाउ व्हाट इज प्रोफार्मा? आफ्टर द नॉर्मल आपका P&L जो आपका रिस्टेटेड कंसोलिडेटेड का हेडिंग होता है इन द RHP, उसके नीचे प्रोफार्मा
फाइनेंशियल्स का एक हेडिंग दिया होता है, उसके अंदर जो अक्वायर्ड एंटिटी है या फिर दोनों का कंसोलिडेशन विदाउट द एक्विजिशन, मतलब लेट्स से एक्स कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है और वाई कंपनी को उन्होंने टेक ओवर करा है, तो वाई कंपनी का टेक ओवर हुआ है फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2024, आईपीओ आ रहा है लेट्स से जून जुलाई 24 में आ रहा है, तो हाँ। आपको पता है 3 महीने पहले एक्विजिशन हुआ है, बट आपके पास जो स्टेटमेंट्स है दैट इज 9 मंथ्स FY24, तो वो एक्विजिशन होने से पहले के आपके पास स्टेटमेंट्स है, बट इफ आई जस्ट थिंक कि कंसोलिडेशन हो चुका है एंड द बुक्स हैज बीन मर्ज, तो उसके बाद क्या पिक्चर रहेगा ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसके लिए वो प्रो फार्मा में सारा एडजस्टेड। नाउ इसमें और एक चीज है, व्हेन यू जस्ट ग्रुप अप बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कई बार उसमें एक नॉक ऑफ्स होता है, लेट्स से आई एम एज वर्किंग एज अ फाउंड्री कंपनी, ओके, एंड और एज अ कास्टिंग कंपनी, तो and I'm just taking my products and supplying to some different company जो मेरा ग्रुप का कंपनी है, but that's a separate entity। बट अभी मुझे पता है, फाउंडर्स को पता है, अगर मुझे इसका आईपीओ लाना है तो मुझे दोनों का मर्जर करके एक बड़ी कंपनी बना के इसका आईपीओ करना है, तो क्या होता है, बोथ बुक्स गेट मर्ज, बट जस्ट थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, इसका कास्टिंग और जो फोर्जिंग का है दिस गेट्स शिफ्टेड टू दिस वाई एंटिटी और देन वाई का फाइनेंशियल आता है, बट जो वाई एंटिटी में जो एक्स के एंटिटी का जो प्रोडक्ट है विच इज कास्टिंग एंड फोर्जिंग का मटेरियल्स, उसका आपको नॉक ऑफ करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और इंटर फॉर्म ट्रांजेक्शन, जो भी उसको आप कहोगे। सो व्हेन यू जस्ट चेक आउट दिस प्रो फार्मा एंटिटीज और द प्रो फार्मा एक्वायर्ड एंटिटीज, तो आपको एक बेटर पिक्चर मिलता है, and many a times you cannot evaluate or value a company without looking into this, because sometimes it creates a very big impact, just I said on this Ventive का part। माय गॉड, ये एक बात बताइए, जब हम इतना डीपली हर चीज में घुसते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स मिल जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स फेवरेबल होंगे, कुछ फेवरेबल ना होंगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है। जैसे कोई भी एक जवाई ढूंढने जाते हैं, तो जवाई में सब चीज़ें तो 100% अच्छी मिलती नहीं है, सन इन लॉ या ब्रदर इन लॉ या व्हाटएवर आप कह दीजिए, तो फाइनल जजमेंट कैसे आता है ये? इज देयर अ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और इज देयर अ ग्रेडिंग मेथोलॉजी कि इस एस्पेक्ट में इतना रेट दे दो, इस एस्पेक्ट में इतना रेट दे दो, तो फाइनली जो रेटिंग आ रहा है अगर वो इतना से ऊपर है तब फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ बना रखा आप लोगों ने? सर जस्ट टेल यू माय पर्सनल ओपिनियन, कई बार जब आप कोई सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट करते हो इन योर बुक्स, उसका एक वन टाइम इम्पैक्ट होता है जो शायद 1 साल 2 साल इवन 3 साल पे दिखता है, बट व्हेन यू जस्ट टेक इट, आपको पता है कि 3 साल बाद मेरी बुक्स जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी आफ्टर द कंसोलिडेशन। व्हाट आई मीन बाय नॉर्मलाइज इज लार्जर एंटिटी बट विथ मच हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, जिससे कंपनी का जो रियल पिक्चर है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वो दिखे। बट लेट्स से एक कंपनी का बुक्स है वो FY27 के सेकंड हाफ में प्रॉपर नॉर्मलाइज हो जाएगा, ओके, एंड अभी FY25 चल रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा कम मल्टीपल दोगे, बिकॉज यू नो कि द चांसेस ऑफ नॉट एक परफेक्ट कंसोलिडेशन ना हो, कुछ एफिशिएंसीज ना बैठे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। देयर हैज बीन सम केसेस जहाँ पे एक्स हैड एक्वायर्ड वाई, वो सब अच्छा लगा, उसका सारे अर्निंग्स आए, बट वाई के जो प्रमोटर्स है दे सेड कि आप उनका एक they did not like the working ethics of the ex company। कई बार होता ही है, there has been some many a times conflict of interest। Okay, Tanmay, I just want to float the same question to other people also. I think probably I was not able to be clear in front of you. Basically, I understand this, that there are many variables, acquisition होते हैं, वर्क करेगा नहीं करेगा, वन टाइम एडजस्टमेंट होता है। द पॉइंट इज, हम लोग जो पूरा डिस्कशन कर रहे हैं उसमें इतने वेरिएबल्स आ गए हैं कि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग कैसे हो कि इसमें आईपीओ में करेगी, बिकॉज ये फिर एक पॉइंट के बाद में एकेडमिक एक्सरसाइज बन जाता है ना, कि हम खाली कंपनी के बारे में जाने जा रहे हैं, डिसीजन कैसे लें? तो आई वुड जस्ट से दैट इसमें मेजरली जो मैं करता हूँ, यू नीड टू लुक एट द फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ कितना आएगा और उससे उसका पीई कितना हो जाएगा। सो थिंक ऑफ लाइक जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसका क्या पीई है मार्केट में 2 साल बाद का, आपने ये इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग कर ली कि ये कंसोलिडेट हो जाएगा, इससे ये एक्सरसाइज हो जाएगी, या ये फंड रेज हो जाएगा कंपनी, उससे ये कर लेगी, उससे ये नंबर आएगा, उससे आपको एक पैट नंबर आप बना सकते हो कंपनी का कि पैट इतना करनी चाहिए कंपनी, होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल। देन यू नीड टू लुक एट कि आपके हिसाब से मार्केट इसको कितना पी देगा। बेसिस दोस 2 थिंग्स यू शुड बी एबल टू देन कैलकुलेट कि कंपनी में कितना आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा है मार्जिन, एंड देन बेसिस दैट एक
कैलकुलेटेड बेट डू यू वांट टू इन्वेस्ट। अब ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रमोटर क्वालिटी सही नहीं है, तो आप उसमें बोल दो कि चलो इसको थोड़ा कम पीई मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें प्रमोटर क्वालिटी अच्छा है, तो उसको थोड़ा ज्यादा पीई मिलेगा। अगर जैसे लेट्स से लीला है, लीला का प्रमोटर ब्रुकफील्ड है, सो यू नो कि ब्रुकफील्ड को कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मुझे देना चाहिए, बिकॉज ब्रुकफील्ड इज द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, थिंग्स लाइक दैट। सो बेसिस दैट यू कम अप टू अ नंबर की यार मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बैठती है, इतने पे आया है, इतना मेरा गेन है। उस बेसिस पे फिर आपका एग्जिट भी उसी वक्त तैयार हो जाएगा कि यार इतने पे घुसूंगा, ये हुआ जैसे ही फिर वो लिस्टिंग डे हो जाए, या फिर 4 दिन बाद हो, 8 दिन में होल्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। सो आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा बेसिस दैट। Yeah, good point, Manish. I think Yash wanted to answer, but before that, एक follow on से इसी पे क्वेश्चन है कि अल्टीमेटली ये तो फ्यूचर ऑफ द कंपनी पे ही डिपेंडेंट है वैल्यूएशन। तो फ्यूचर इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट द मैनेजमेंट थिंक्स। ये गाइडलाइन तो मैनेजमेंट का ही हमारे लिए सर्वोपरि है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे और हम अपने हिसाब से इस बिजनेस का और इस कंपनी का क्या फ्यूचर होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। वेरी ट्रू। इनफैक्ट आपको पता होगा कि सेबी बेसिकली फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं करता है प्रमोटर्स को देने का आईपीओ के टाइम पे। दे कैन ओ ओनली अच्छा। अभी तक का क्या है, आगे का कोई नहीं बता सकता, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे ओ आप जाके आरएचपी में जाके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन करके देखो कि भाई इनको कितना वर्किंग कैपिटल लग रहा है, तो मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि उनकी ग्रोथ कितनी आएगी। सो आपको बेसिकली एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपके पास एक पैरामीटर ज्यादा है कि यार मैनेजमेंट सोच रहा है 40% ग्रो करेगा अगले साल, तो इट विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेक दोज नहीं, डिसीजंस। हाउ डिड यू कम टू नो कि मैनेजमेंट सोच रहा है 40% ग्रोथ? तो बोला है ना फ्यूचर अलाउड नहीं है बोलना। फ्यूचर अलाउड नहीं है, बट जैसे ऑब्जेक्टिव्स में आपको ना वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आप रेस कर रहे हो, ओह तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। अच्छा तो अच्छा। आप उससे आप इन्वेंट्री कितना घुमाते हो उसको बैक कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि यार इसका रेवेन्यू इतना टारगेट कर रही है। तो ओ आपको ये आइडिया लग जाएगा राइट कि मैनेजमेंट ये सोच रहा है। बट एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, कई बार क्या होता है कि दीज नंबर्स आर व्हाट वॉज पुट इन डीआरएसपी और वही कंटिन्यू हो जाता है। तो यू विल हैव टू चेक कि मैनेजमेंट कितना डिलीजेंट है, उनने कितना, अगर डीआरएचपी से आरएचपी के बीच में उन्होंने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन चेंज किया है बेसिस जो चेंज हुआ है इन द environment of the business in the 6 months, that just gives you a very good highlight that the management is very diligent, इट अंडरस्टैंड्स इज बिजनेस, और उसके बेसिस पे वो क्या ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसा आपने बोला, अगर मैनेजमेंट ही बोल रहा है मैं 20% ग्रो करूंगा और तुम अपनी कैलकुलेशन लेके चल रहे हो कि यार इतना फंड रेज हो जाएगा, इससे 40% ग्रोथ हो जाएगी, सो दैट इज रॉन्ग। Got it. Got it. I think Yash wanted to add something in this, or you had some other point? Yash? Yep. So I was saying कि how we make conclusions is very personal. Let's say कुछ tax litigation है किसी कंपनी में, तो हाँ. I may be fine with that sort of problem. And maybe Manish bhai, Tanmay and Rohit bhai is not fine with those. So what we try to do is we end up figuring out कि market कैसे देखेगा इस चीज को, because we are no one to fight the market. We cannot fight against the trend. So that is my first point. We should always evaluate the perspective in terms of market की overall consensus क्या है versus जो peer को valuation दिया है उसके that could be a base case that we can take in valuing a company. But eventually वही रहता है कि अगर इसको मैं डिस्काउंट भी कर दूं, ये बैड न्यूज को नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट भी कर दूं, तो भी ये कितना बुरा दिख रहा है प्राइमा फेसिया पे। तो फर्स्ट पॉइंट तो वो, एंड सेकंड पॉइंट की हाउ वी टेक द मैनेजमेंट वर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड इज कि अभी ऐसा होता है कि यार कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मेरा बच्चा तो बड़ा खराब है। तो देर आर ऑफन देन नॉट, देर आर मेनी टाइम्स मैनेजमेंट हैज come into YouTube or say listing ceremony and they have promises, very big guidances and growth numbers going forward. But what we see that they're not able to deliver it. So basically analysis is figuring out कि management ने क्या बोला है, can they even do that? Not exactly what is happening right now कि management ने बोला है कि 30% growth, तो हम मान के चल रहे हैं कि 30% growth and now then we are fighting with the market कि ये तो 30% बोल रहा है तो दिस शुड बी द वैल्यूएशन, एंड मार्केट इज सेइंग कि जब पैसा ही नहीं है जेब में, कैश फ्लो ही नहीं है, तो कहां से 30% करेगा। कंसेंसस मतलब ग्रे मार्केट, करेक्ट? No, not the grey market. I mean the market in general, in terms of how. So by market, I mean let's suppose there is a IPO which is coming at, let's say for an example, price ₹100. Yeah. So
if the market is valuing the company, तो 100 rupees में आके कोई ना कोई तो लेगा. And But that is after IPO ना. yes, So that is IPO what we have IPO to एप्लीकेशन के वक्त जब किसी को अप्लाई करना है तो उस समय कंसेंसस तो अल्टीमेटली ग्रे मार्केट ही है जो बताएगा. but many a times those are rigged. So Correct prices. I don't think that is the proper metric. But वही रहता है कि we try to figure it out before the market itself कि how market will look at these points. We could be wrong, we could be right. तो वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता ही है. I think on that point, Vivek, that is very important. I think we covered it a little bit in the previous section, which is that network, right? When it comes to SMEs, your network is probably these UHNI small funds who will determine this market, or who give you a sense on whether the market is interested on listing. For probably the large IPOs, you will get it from some of the LMs, or you'll get it from the Anchor Book, for example. What kind? Like there's this company that's going to list in a couple of days called Aegis Wopac. It's coming at an optically insane P. It's coming at 250p or something. Now you can do your math and say, okay, it's actually coming at, after they clear debt and few things, coming at 80-90p, still very high. But just look at the quality of the Anchor Book that has subscribed to that IPO. It forces you to go and think, what exactly is this guy doing that has caused this kind of quality to come in and subscribe for this Anchor Book, and try and really figure out what that story is, because there is a story somewhere. Otherwise those anchors are not coming at this price for this company. 500 crore revenue company coming at 26,000 crore market cap. So there's always something, and it is up to you a little bit to dig a little deeper and find out and use your sources and try and find out what that story is. ओके मुझे पार्शियल आंसर मिला. एक्चुअली मैं पार्शियली सेटिस्फाई हूँ, बट ठीक है, मतलब आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ. So now the next segment in which we are going to speak is the legal and other information. So when we're talking on the legal information, there are some 2-3 segments into it. First is the criminal proceedings. The second one is the tax proceedings. Tax proceedings mein there might be some GST litigations, there might be some indirect litigations, which very commonly includes custom duty, okay, forex ka taxes. Now we need to check out this in just at least in a summary, because in 70% cases you find that companies are clean, or if there are some tax cases, those are very minuscule in nature. While doing a business, getting some tax demands or thoda ITR ka upar, that is very very common and not a big red flag. But just think from a different angle. Now let's say a promoter hai, उस पर कुछ तो criminal litigation है in the past, okay, that has been like हर 2 साल में कुछ तो खराब सा litigation है. So we as an investor don't want कि यार नहीं, मुझे ये ethically ये promoter तो पसंद नहीं आ रहे, number 1, या फिर I have some better options available in the similar segment or the related segment. This is a very general perception towards a promoter. Now let's coming on the company. Now there was a IPO. This was like 4 or 5 months back, called Stellian India Fluorochemicals. तो इन्होंने क्या किया? Main board IPO, by the way, okay, main board company था. That this company deals into the trading of this fluorine gases, okay. So they had a litigation by their supplier called as Sanmai, which was based in the China. So ये लोग क्या करते? They import the fluorochemicals, and then when it comes to the warehouse, they just put that fluorochemicals by doing some blending in their containers and then just sell to the customers, okay. तो उन्होंने जो Sanmai है, जो इनका supplier है, that was like 80-90% of the supplier of this whole company, raw material का 80-90% supplier, single. So that company had done I guess 12 crore का litigation on this company. This was I guess due to उनका जो कंटेनर वापस करने का टाइम तो I guess थोड़ा लेट हो गया था, and for that the Sanmai US had to incur some losses as they had no vehicles or materials to ship the fluorochemicals to some other clients, okay. So this company had sued Stellian at the tune of 12 crores कि आपने नहीं किया तो you have to pay. So IPO तक in the Irish it was visible कि ये है. IPO हो गया, IPO got concluded successfully, को 10-15% लिस्ट हो गया. The very next quarterly result इन्होंने सीधा प्रोविजन कर दिया 12 करोड़ का, पैट में से 12 करोड़ गायब हो गए. ओके. Now this has been happened after listing, but जब आप IPO पढ़ रहे हो, आपको पता है ये रिस्क है, क्या आप इसको बेयर कर सकते हो, क्या आप इस कंपनी को
वो जो सेम मल्टीपल दे सकते हो कि दिस इज लाइक बिफोर लिटिगेशन एक्स मल्टीपल एंड आफ्टर लिटिगेशन वाई मल्टीपल, क्या वो सेम है? अगर वो यस, इफ इट्स सेम यू गो हेड, बट अगर इफ यू फील कि दिस वन पॉइंट कैन ड्रास्टिकली चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी या फिर इम्पैक्ट द कंपनी एट मटेरियल एक इम्पैक्ट हो, तो यू नीड टू फैक्टर इन दैट कि अगर ये चीज हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट माइट बी द इम्पैक्ट मार्केट। वो स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिर गया, 100 का 60 रुपए हो गया, नाउ इट्स बैक टू 80-90, लेट्स कीप दैट इन अ बैक सीट। बट ऐसी चीजें भी होती है कि कुछ एक्स चीज होती है, कोई लिटिगेशन होता है जो आईपीओ के बाद फैक्टर्ड इन होता है, या फिर वो कभी फ्यूचर में बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर जाता है। इसका और एक एग्जांपल है, there's an SME company called as Tunwal E-Motors, okay? That's an EV company, EV Okay. का स्कूटर वगैरह बनाता है। सो ये कंपनी साल का कुछ 5-10 करोड़ का प्रॉफिट करता था, और इनको नावा शिवा पोर्ट में कुछ इंपोर्ट ड्यूटी का 90 करोड़ का लिटिगेशन था। ओके मतलब ये कंपनी ने जिंदगी में 20 करोड़ का पैड बनाया, 20 भी मैं थोड़ा हायर सेट पे बोल रहा हूँ, 90 करोड़ का लिटिगेशन है। वाह तो जस्ट थिंक, अगर मटेरियल हो जाए तो इसका क्या होगा? कंपनी विल गो इंसॉल्वेंट, नॉट इवन हैम्पर, पूरा इंसॉल्वेंट हो जाएगा कंपनी। नाउ आई नो प्रैक्टिकल में ये नहीं होगा, दैट विल गेट सेटल्ड, बट एज एन इन्वेस्टर यू डोंट वांट दैट टू हैपन। नाउ जस्ट वो स्टॉक आपको दिखेगा कि क्या प्राइस था, नो इन्वेस्टर वांट्स टू गो इनटू इट, सबको दिख रहा है कि सब चीजें ठीक है, बट ये लिटिगेशन है। नावा शिवा पोर्ट पे जो उन्होंने 3 साल पहले इंपोर्ट किया हुआ मटेरियल था, ईवी का कंपोनेंट था, वो अभी भी उधर ही पड़ा है अदानी के पोर्ट पे, बट उसका कोई भी अभी तक ना दे आर क्लियरिंग दी केस, अदरवाइज टेकिंग द मटेरियल्स बैक बाय पेइंग सम सेटलमेंट अमाउंट, तो दैट इज आप सेटल कर लेते हो जस्ट बिफोर आईपीओ, बट इट वाज नॉट डन, एंड यू जस्ट सी इन द मार्केट की मार्केट ऐसी चीजों को पॉजिटिवली नहीं लेता है। Yeah, so what Vivek now we will do is हाँ, that we'll talk thank you. about how to value a company. So maybe start from our discussion of there are various metrics, right? Like PE for a normal company, PB for a bank or insurance company per se. So we'll talk about a few of them. Just explain our perspective of how to look at them. What are forward P's? What are forward metrics? What are backward metrics? What is TTM, etc. So maybe Tanmay, do you want to give a high level view of this? Okay. So now there are quite good number of multiples to value a company or IPO. Now this is applicable to even the secondary market also, but Yeah. it's more applicable to primary market because the dynamics of the companies changed by a decent margin before IPO and post IPO due to the new equity infusion. Okay. Now this is the first multiple which every one of us know, which is very commonly used, which is the price to earnings, P ratio. Now पी रेशो में अभी 2-3 चीजें होती है, वेरी स्मॉल फैक्टर्स। एक होता है नॉर्मल का पी रेशो, दूसरा होता है टीटीएम। व्हाट इज टीटीएम? इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। नाउ लेट्स से आपको कंपनी ने 6 महीने का फाइनेंशियल्स दिया है और आपको पूरे साल का करना है, यू डोंट हैव द प्रोजेक्शंस बिकॉज फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड। आप क्या करते हो? H1 का मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो जस्ट टू गेट अ वेरी रफ सेंस। नाउ इस पर भी चीजें होती है कि H2 इंडिया में 60% 70% बिजनेसेस आर H2 हैवी, की सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा बिजनेस होगा, H1 में कम होगा। बट आपको अगर बहुत रफली इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीपल देना है, तो जस्ट व्हाट यू डू इज कि आप टीटीएम कर लेते हो। मतलब अगर 9 महीने का दिया है तो आप उसको 33% से बढ़ा के पूरे साल का 12 मंथ्स का कर लेते हो। अगर हाफ ईयर का दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हो कि H1 into 2 is equal to full year. So this is the TTM वाला thing. And the third thing is forward PE. Now इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। Let's say there's a company which is making let's say 100 crore profit और कंपनी के बुक्स पे 200 करोड़ का डेट है। आईपीओ से 200 करोड़ का पूरा डेट रीपे कर रहे हैं। नाउ वी हैव वेरी गुड क्लैरिटी कि ये 200 करोड़ रीपे होने के बाद 9.5% इंटरेस्ट कॉस्ट के हिसाब से कंपनी विल सेव लाइक क्लोज टू 19 करोड़, 19 करोड़ काइंड ऑफ 18-19 करोड़ इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग। तो दैट विल स्ट्रेट गो इनटू द बॉटम लाइन। हाँ, उसके बाद टैक्सेशन लगेगा, आई नो दैट, बट आपको एक रफ सेंस मिल जाता है कि अभी 100 था, कंपनी लेट्स से 15% ग्रोथ कर रहा है, 100 का 116 मान लो, बिकॉज सम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज विल किक इन, और वो 13-14 करोड़ का नया बॉटम लाइन में जुड़ जाएगा ड्यू टू रिपेमेंट ऑफ डेट वाया आईपीओ प्रोसीड्स। तो आपको कंपनी को 130 पे वैल्यू करोगे, नॉट ऑन 105 और 110, बिकॉज इससे आपको एक अपसाइड निकलता है, इससे आपको एक प्रॉपर एक आउटलुक मिलता है कि कंपनी को मार्केट क्या मल्टीपल दे सकता है एंड व्हाट इज दी पोटेंशियल अपसाइड। अगर आप मीडियम टर्म के लिए देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता अंटिल एंड अनलेस डेट रिपेमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जैसे 200-300 करोड़ का सीधा फर्क पड़ जाएगा। सो दैट इम्पैक्ट वेरी लार्ज ऑन द लॉन्ग टर्म पार्ट, बट एटलीस्ट इन मीडियम टर्म
आपको वो एडिशनल वो 10-15 करोड़ का कैश फ्लो मिल जाता है टू फंड योर एडिशनल एक्सपेंशन, और फिर छोटा मोटा कैपेक्स हो जाता है वाई सेविंग ऑफ दैट इंटरेस्ट कॉस्ट. So P ratio is applicable to majority sectors except banks. BFSI को ये नहीं लगता है, and insurance को भी ये नहीं लगता है. But if I leave this banking, financial services and insurance, it is applicable to majority sectors. हाँ, आप IPP को भी नहीं लगा सकते, but उसमें भी जो matured IPP business होते हैं उसमें भी ये कई बार लग जाता है. But yes, India doesn't have those mature IPPs yet. But it's applicable to majority sectors. Now the second very important multiple is the EV by EBITDA. अभी EV by EBITDA भी I would say majority को लग जाता है, but it's commonly used in asset heavy models. Now let's say there's an CDMO company. Now that's the example has been mentioned of, I guess Sai Life का है. So Sai Life का जब आप देखते हो P ratio पे वो कुछ 110 का दिख रहा था, but if you just go and check on the EV EBITDA multiple, it looks at 25 times. जो reasonable, I won't say cheap, but reasonable दिखता है compared to peers, because peers are trading at like 35 times, 30 times. एंड इसमें क्या होता है, टिल एक्स रेवेन्यू आपका वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखता है, बट जब आप उसका x प्लस 10% करते हो तो 10% में से ऑलमोस्ट लाइक 4-5% पैट में आ जाता है. सो अगर आप 100 करोड़ का टॉप लाइन कर रहे हो और 10 करोड़ का पैट कर रहे हो, तो इफ योर मॉडल इज वेरी स्केलेबल एज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन टेंजिबल एसेट, तो आपको 100 का 110 होने के बाद आपको जो पैट है वो 10 का सीधा 14 हो जाता है, ड्यू टू दी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड डिक्रीज इन दी ओवरहेड कॉस्ट. बिकॉज आपका सैलरी का खर्चा उतना ही जा रहा है, डिप्रिसिएशन उतना ही जा रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ही जा रहा है, बट ड्यू टू दैट एडिशनल रेवेन्यू द प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट significantly decreases the multiple. And also this is applicable to your hotels or your hospitals, because इनमें क्या होता है, assets बड़ी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, केपेक्स हेवी होती है, तो इनमें डिप्रिसिएशन कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है. बट टॉक ऑन इन एन एवरेज थिंग, तो होटल्स में 20% ऑफ योर एक्सपेंस इज जस्ट एन डिप्रिसिएशन एक्सपेंस. इफ यू आर होटल ओनर, नॉट एन मैनेजर, बट इफ यू आर एन होटल ओनर, 20% ऑफ योर एक्सपेंस इज इन डिप्रिसिएशन. सबको यहाँ पे पता है कि डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. आपके बुक्स पे दिख रहा है, बट वो आपके बैंक में से माइनस नहीं होने वाला है. तो आप अगर उसको पी पे देखोगे आपको बहुत हाई लगेगा, बट इफ यू जस्ट डिस्काउंट दैट एंड लुक इट ऑन EV by EBITDA मल्टीपल, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी पिक्चर मिलता है. ईवी का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, ईवी का फॉर्मूला क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू. उसका फॉर्मूला ये है कि मार्केट कैप प्लस दी लेवरेज ऑन द बुक्स, मतलब जो डेट होता है, ओके, एंड माइनस द टेंजिबल एसेट्स. मतलब उसमें क्या होता है, आपका कैश आ जाता है, बैंक बैलेंसेस आ जाता है, उसको आप माइनस कर देते हो, बिकॉज दैट आर लिक्विड एसेट्स. तो दिस इज योर ईवी, एंड EBITDA इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन. तो बेसिकली इस वाले केस में हम ये कर रहे हैं विवेक सी, सो जिन भी बिजनेसेस के लिए नॉन कैश आइटम्स ज्यादा होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया या फिर वो इंटरेस्ट वगैरह दे रही है कंपनी अभी भी, तो उसको जब आप देखोगे कि बेसिकली आप उसको ग्रॉस लेवल पे कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो कि तेरा कॉक्स इतना था, 100 रुपए का तूने प्रोडक्ट लिया, 60 रुपए में बेचा, तो तेरा मार्जिन कहीं ना कहीं 40 रुपए है. अब तेरा साइड वाला कॉम्पिटिटर है, मे बी वो 40 में से 30 रुपए घर ले जा रहा है क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन कम है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, वर्सेस तू जो 4 रुपए लेके जा रहा है 40 में से, क्योंकि तू डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा भर रहा है बिकॉज तेरी बिल्डिंग नहीं बनी है, ऐसा कुछ. सो नाउ यू आर ट्राइंग टू वैल्यू कि यार एप्पल्स टू एप्पल, जब ये डेप्रिसिएशन एक टाइम बाद हो जाएगा कवर, तो कंपनी कैसी दिखेगी. तो अब जब अपन पी देखेंगे तो वो उस वक्त राइट मल्टीपल नहीं है, राइट, बिकॉज द नंबर इज ऑप्टिकली हायर फॉर दिस कंपनी. बट EV by EBITDA से, इसलिए जो भी कैपेक्स हैवी बिजनेसेस वगैरह होते हैं उसमें तुम एक स्टेप ऊपर लेके देखते हो कि इन कंपनीज को कैसे वैल्यू कर सकते हैं. गॉट इट. ठीक है. So the next multiple, which is market cap upon sales, this is very commonly used in the startups which are doing cash burn or EBITDA level पे भी losses है जिनके. तो this is very common sense कि अगर इसका EBITDA ही नेगेटिव है, प्रॉफिट तो EBITDA नेगेटिव तो प्रॉफिट भी नेगेटिव ही आएगा, इट विल बी इनटू नेट लॉसेस. तो आप इसको कैसे वैल्यू करोगे? सो इसका एक मल्टीपल है छोटा सा, कि आप उसका रेवेन्यू का एक मल्टीपल लगाते हो कि लेट्स से 10,000 का मार्केट कैप है, 1000 का रेवेन्यू, तो 10 times ऑफ रेवेन्यू इट्स कमिंग, because you don't have any other multiple to value that company, because इसका अभी तक कैश फ्लोज नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी नहीं है. तो दिस इज द ओनली मल्टीपल ऑन विच यू कैन वैल्यू. इसमें आपका स्टार्टअप्स वैल्यू होते हैं, और कई बार SaaS मॉडल्स भी, इवन दो दे आर प्रॉफिटेबल, बट आपको पता है SaaS में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा होता है. तो आप अगर एक्स कंपनी है जो 100 करोड़ पे 15 करोड़ का पैट कर रहा है, और दूसरा कंपनी है जो 60 पे लेट्स से 5-6 करोड़ का कर रहा है, बट यू नो कि 60 में से जब 100 होगा, इसका प्रॉफिट सीधा 20-25 करोड़ हो जाएगा, बिकॉज इसका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है. तो यू value the second company which has lower revenue but higher leverage
ऑपरेटिंग लेवरेज एट बेटर मल्टीपल देते हो. सो फॉर दैट मार्केट कैप अपॉन सेल्स इज कंसिडर्ड एज अ बेटर मल्टीपल. ये हो गया. ओके. The next one is price to book. अभी price to book is price of the stock divided by book value of the company. Now this is very commonly used in banks, NBFCs, microfinance companies, housing finance, insurance companies, because इनमें क्या होता है, इनका निम एक होता है, इनका प्रोविजनिंग होता है. Okay, so let's say an X company which has done some cleanup on taken an hit due to the cleanup of the books. कि let's say मेरा एक बैड डेट पड़ा था, या फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो मेरा ग्रॉस एनपीए दिस विल एक्चुअली टर्न इनटू द रियल नेट एनपीएस, जो सच में दैट विल इम्पैक्ट द बुक्स. तो आप क्या करते हो, आईपीओ से पहले उसका हिट ले लेते हो कि भाई मेरा एसेट क्वालिटी एक अच्छे साइड पे चला जाए. तो आप ऐसी कंपनीज को पीईपीवी पे देख ही नहीं सकते हो, सॉरी पीईपीवी पे नहीं देख सकते हो. द रीजन इज वेरी सिंपल. सर पीवी पे देख सकते हो, नॉट ऑन पी, बिकॉज आपका पैट कम हो जाता है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑन द बुक्स. बट आप जब प्राइस टू बुक पे देखते हो, the profitability, the exact net profitability is not into consideration as उसका वन टाइम उसने हिट लिया है on the books. तो आप जब प्राइस टू बुक पे देखते हो, आपको एक फेयर पिक्चर मिलता है कि लेट्स से एक प्राइवेट बैंक 2 से 3 टाइम पे चल रहा है, पीएसयू बैंक 1.5 से 2 पे चल रहा है, और ये एक नया कंपनी आ रहा है, तो उसको एक एम्पल मल्टीपल क्या होता है. सो दिस इज योर पीबी रेशियो. प्राइस बाय बुक में बुक इज बेसिकली नेटवर्थ, ना? करेक्ट. ओके, ठीक. सो नेटवर्थ को आप नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पोस्ट इशू को करते तो आपका एक बुक वैल्यू आ जाता है, तो आप प्राइस अपॉन बुक वैल्यू करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज व्हिच इज रेयरली यूज्ड, बट व्हाई आई एम मेंशनिंग इज कि इंश्योरेंस इज प्राइस टू ईवी. ओके, प्राइस टू एंटरप्राइज वैल्यू. दिस इज कॉमनली यूज्ड इन इंश्योरेंस कंपनीज. व्हाई आई एम मेंशनिंग, क्योंकि अभी इसमें आई गेस 15 से 20 आईपीओ अगले 3 साल में आने वाले इन द इंश्योरेंस स्पेस. सो आई एम मेंशनिंग दिस. बहुत सिंपल सा मल्टीपल है, बट इन इंश्योरेंस कंपनीज अगर आपका प्राइस टू बुक नहीं बैठ रहा हो, लेट्स से कि एक गो डिजिट करके कंपनी व्हिच इज ऑलरेडी लिस्टेड इज इंश्योरेंस व्हीकल में, वो बहुत ज्यादा उनका बड़ा पोर्टफोलियो है, तो उनका सर्टेनली मल्टीपल एक 3-4 टाइम 5 टाइम पीवी पे दिखेगा. बट द रेस्ट, लेट्स से जनरल इंश्योरेंस कंपनी वो 1 पे भी दिखेगा, एलआईसी है वो 1.25 पे दिखेगा, एसबीआई लाइफ है वो 3-4 पे दिखेगा, ये 5-5.5 पे. ये क्यों है? अब इसको आप प्राइस पी अपॉन ईवी पर लेते हो, तो आपको उसका एक बेटर पिक्चर मिलता है. प्राइस रेस टू इवोक एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस, ये भी एक सिमिलर रेशियो व्हिच इज यूज्ड इन इंश्योरेंस कंपनीज, नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, बट इट शुड गेट यूज्ड इन द फ्यूचर. नेक्स्ट होता है डीसीएफ, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो. दिस इज यूज्ड बाय वेरी टिपिकल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, बट ये वहीं पे लगता है जहां पे कैश फ्लो बहुत कंसिस्टेंट हो. आजकल के जमाने में 50%, 60% कंपनीज में ये नहीं लगता है, बट दिस इज यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ मल्टीपल कि आप मेजॉरिटी सेक्टर्स में लगा सकते हो. एक लास्ट मल्टीपल है कैश पैट. कैश पैट का ये सिग्निफिकेंस है कि लेट्स से यू आर अ कोवर्किंग कंपनी. ओके, लेट्स से यू आर एन ऑफिस स्पेस, लेट्स से यू आर अ वी वर्क, लेट्स से यू आर अ स्मार्ट वर्क्स. तो आपका जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 40% ऑफ योर एक्सपेंस ऑन द बुक. दिस इज एट एन एवरेज लेवल, कई बार दिस इवन 50-55%. तो आप नेट में उसको 5% पैट नेट लॉसेस दिखते हैं, बट इन रियलिटी यू आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ कैश ऑन द बुक्स. तो आप क्या करते हो, जितना आपका प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज ऑन द कैश लेवल, मतलब नॉर्मल पैट प्लस द डेप्रिसिएशन एंड प्लस द अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉन कैश इन नेचर, आप उसका एक मल्टीपल लगाते हो, तो उसका आपका कैश पैट मल्टीपल यूज होता है. दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन दी आईपीपी मॉडल्स, बट आजकल के जमाने में दिस इज वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड इन द कोवर्किंग वाली कंपनीज. और उसका भी अभी 6-7 आईपीओज आ रहे हैं इन नेक्स्ट आई वुड से 12 months, so that makes a significance for mentioning of this multiple. Okay, interesting. Now all this multiple which I have mentioned are completely pure play in the quantitative metrics कि आपका प्रॉफिट कितना है, EBITDA कितना है, कैश पैट कितना है, आपका बुक वैल्यू कितना है. बट देयर आर सम अदर वेरी कंसिडरेबल मेट्रिक्स which are qualitative in nature, which मैं बहुत समरी में बता देता हूँ. लेट्स से यू आर एन ज्वेलरी कंपनी, लेट्स से यू आर एन रिटेल कंपनी, तो आपका एक ये भी बनता है कि आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSR कितना है. अगर एक एक्स कंपनी का SSSR 30% है और एक दूसरी कंपनी है जिसका 15% है, तो आपको इससे क्या समझ आता है कि जो ये पहली कंपनी जिसका 30% है कि क्लाइंट्स इनके पुराने स्टोर्स पे भी बहुत हेवीली जा रहे हैं, नई पॉपुलेशन इज कमिंग टुवर्ड्स बाइंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, और उसका जो सेम स्टोर्स है, जो पुराने स्टोर्स है, उसमें भी इनका एक अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है ना.
इसमें दो चीजें है, जो आपकी न्यू एज कंपनीज है, व्हाट आई मीन बाय न्यू एज की, लेट्स से यू आर एन एलजीडी कंपनी कॉल्ड एज, लेट्स से यू आर ब्लूस्टोन, यू आर कैरेट लेन, यू आर जीवा, यू आर पीएनजीएस गार्गी। आपको पता है कि जितना मैं एक्सपांड करूंगा, जितने मैं नए स्टोर्स खोलूंगा, उतना मेरा एक्सपांशन होगा। But the SSSR in these companies are like 10-15% on a higher side. 20% is very rarely seen in such companies. But अगर आपको ट्रेडिशनल जूलर हो, जैसे कल्याण का SSR 15-17% है, पीएन गाडगिल का 35% है, तो आपको समझ आ जाता है कि यार ये बीइंग सच अ ओल्ड फ्रेंचाइजी, इनका स्टोर्स बहुत पुराना है, 2010 में बना है, 15 बना है, 1990 में बना है, स्टिल दैट कंपनी इज डिलीवरिंग 30% SSR रेवेन्यू ग्रोथ। दैट्स, आपको उसका एक बेटर मल्टीपल मिलता है। अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि आपका गोल्ड ऑलरेडी 30% वाई इंक्रीज हो चुका है, तो वो ऐसे 30% दिखेगा, बट ये हर बार नहीं होता, दिस इज अ वन ऑफ। सो दिस इज अ मल्टीपल विच इज यूज टू जज अ रिटेल कंपनी और अ ज्वेलरी कंपनी। दूसरा होता है ब्रांड इक्विटी। वी ऑल नो, जिसका ब्रांड बहुत एस्टैब्लिश्ड होता है उसको एक ऑलवेज अ बेटर मल्टीपल मिलता है। नाउ लेट्स से एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स को 80 का मल्टीपल मिलता है, बाकी सबको 50-40 का मल्टीपल मिलता है। व्हाई? बिकॉज एशियन पेंट्स का रेलेवेंस इन द मार्केट इज क्वाइट वेरी लार्ज देन योर बर्जर और एक्सोनोबल और जेएसडब्ल्यू और ड्यूलक्स। ओके, तो वो एक होता है। द नेक्स्ट वन इज योर प्रमोटर क्वालिटी। कई बार जस्ट ड्यू टू द सेक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर पेडिग्री, या फिर वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होता है, फिर ऑलरेडी बहुत अच्छा एक एंटरप्राइज बना चुका होता है, उसको एक मल्टीपल मिलता है अच्छा। सो दिस इज वन पॉइंट। नेक्स्ट होता है क्रिटिकलिटी। अभी दिस इज वेरी रेलेवेंट टू दी प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज आपको पता है कि इनका जो कंपोनेंट्स है दैट आर वेरी क्रिटिकल इन नेचर, इनका इंजीनियरिंग टफ है, इनका कास्टिंग और फोर्जिंग इज नॉट योर इन जनरल। तो जहां पे क्रिटिकलिटी आ जाता है, नाउ लेट्स से आप एक क्रायोजेनिक कंपनी हो, आपको पता है कि इसका लॉजिस्टिक्स ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो उनकी इक्विपमेंट बनाने का एक क्रिटिकलिटी अलग होता है। सो ऑलवेज दोस कंपनीज गेट अ better multiple than your general cap good or engineering or casting forging companies. आपका नेक्स्ट होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स। दिस इज आल्सो अ वेरी गुड फैक्टर टू लुक इन। अगर किसी कंपनी के पास कुछ बहुत अच्छा बैंक ऑफ पेटेंट और ट्रेडमार्क्स है, एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स विद सम एमएनसी और रेप्यूटेड कंपनी, उसको मार्केट एक बेटर विजन और व्हाट यू कैन से आउटलुक से देखता है। इसमें और एक पॉइंट है लाइसेंसेस एंड मास्टर फ्रेंचाइजी। लेट्स से आप एक एमएनसी का मास्टर फ्रेंचाइजी लेके बैठे हो, बीट इन एनी सेगमेंट, आपको द मार्केट नोस की अगर इस एमएनसी को ग्रो करना है तो उसका डायरेक्ट जो व्हाट वी कैन से बेनिफिशियरी, दिस इज दिस कंपनी जिसके पास मास्टर फ्रेंचाइजी है। अभी नाउ दिस इज वेरी रेलेवेंट टू द क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनीज। लेट्स से यू आर देवयानी इंटरनेशनल, आपके पास लेट्स से पिज्जा हट का एक बहुत मास्टर फ्रेंचाइजी आपके पास है, सफायर फूड्स है, आपका बारबेक्यू नेशन है। तो आपको पता है कि इन लोगों के पास एक मास्टर फ्रेंचाइजी, जिससे अगर एक वो एमएनसी कंपनी को लेट्स से पेप्सी को बढ़ना है, यम फूड्स इंक को बढ़ना है, तो दिस गाइज विल पुश द इंडियन कंपनीज के आप नए फ्रेंचाइजीज खोलो, यू डीपन योर रीच, यू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ योर व्हाट वी कैन से आउटलेट्स इन दोस ज्योग्राफीज। सो these companies also tend to grow by a good pace. बाकी then if you are coming to a bank or NBFC, आपका asset quality is a very important thing to look out. एक X company is growing at a 40% AUM growth, but उसका gross NPA 4% है, net NPA 2% है, and comparing it with a 20-25% AUM growing company जिसका NNPA 0.2% है और GNPA 0.5% है, I personally would value the second company with 20% at a better price to book than the first company, because मुझे पता है कि the first company just want to increase the AUM, wants to increase its book, wants to show the revenues, but अगर कुछ भी drawdown होता है so that will take a big hit on its books by way of increasing the provisions and the taking the net the NNPA onto the books. तो ये हो गया। बाकी तो फिर एक छोटी छोटी चीजें होती है, दैट इज लाइक कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, रीजनल जोग्राफिकल जो एक कॉन्सेंट्रेशन हो गया कि लेट्स से आपको अगर पता होगा तो वो एक ईएमएस कंपनी, सॉरी नॉट ईएमएस, द वाटर इंफ्रा कंपनीज में देयर वर सम delays in the payments from a specific state in 10 months, और एक दूसरा स्टेट था which was controlled by different government, वहां पे एकदम मक्खन की तरह पेमेंट आ रहा है। तो आपको पता है कि both are in similar segment, दोनों का मल्टीपल सेम है, टॉप लाइन बॉटम लाइन सेम है, बट द सेकंड कंपनी विल गेट अ बेटर मल्टीपल बिकॉज आपको पता है पहला कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सिर्फ स्टेटमेंट्स में है, बैंक में पैसे बहुत लेट आ रहे हैं या फिर नहीं भी आ रहे, बट सेकंड कंपनी इज गेटिंग
payments at a very good rate, and things are on a very better side. So this is overall on the qualitative aspects. Got it. Interesting. सो विवेक, अभी तक हमने मेजरली देखा कि कंपनीज को कैसे वैल्यू करना होता है और उनका क्या और चीजें होता है आउटसाइड ऑफ DRHP जो देखना होता है. नाउ व्हाट वील स्पीक अबाउट इज एट अ हाई लेवल कि लिस्टिंग कैसे होता है, लिस्टिंग के दिन. बिकॉज कई सारा मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि कब बेच सकते हैं शेयर, प्री ओपन सेशन क्या होता है, कैसे काम करता है. सो मे बी यश कैन आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस कि प्री ओपन सेशन में कैसे बिडिंग होती है, क्या कैसे मैनेज होते हैं कुछ IPOs, लिस्टिंग के बाद कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं. सो अ वेरी हाई लेवल ब्रीफ ऑफ दैट मे बी यश यू कैन डू. Sure. So, firstly, I'll talk about what happens on listing day. So, this is a screenshot we have placed of a company. ये दोनों का different time stamp का है. So, one is 9:08 का and other is 9:24 AM in the morning. Usually क्या होता है कि 9 से 9:35 तक we can place our orders. And 9:35 to 9:45 is where the order matching starts or can happen randomly at any time. अब 9:35 के बाद भी if the matching is not done yet, we can still able to modify, and change the order quantities or price that we want. But वो randomly कभी भी close हो सकता है. So there is a risk कि अगर आपको actual में you have to buy or you have to sell. तो उससे पहले you do whatever you want to do and then just wait before the price closes or the matching happens. So this is the first screen. Aegis Cargo का बात हो रहा है यहाँ. तो 9:06 पे आप देखो कि the total buying strength is almost very less, 17,600 का, and selling is 9,33,000 total sellers who are trying to sell. And if you look at जो उसके side वाला screen है, which is 924 rupees, randomly a very big buyer comes in, 14 lakh quantity he wants at an IPO issue price, and they try to manage this. So this is how few issues are being managed. कि sometimes demand नहीं होता है, तो कोई बड़ा buyer, बड़ा seller आके we try to get all the quantities जिसको value दिखता है, and they obviously buy it. And अभी भी what I remember is this Tejas Cargo is trading nearly the same price, 165, 162, 160 के रेंज में ही ऊपर नीचे कर रहा from that day. ये प्री ओपन कैसे हुआ है? 9:35 9:45 प्री ओपन कैसे हुआ है? 9:15 है ना मार्केट में, इंडिया मार्केट. नहीं, सो विवेक, IPOs में थोड़ा सा अलग चलता है. सो जैसे अपना मार्केट होता है 9 से 9:07 तक बिड्स डलती हैं और उसके बाद 9:07 पे मैचिंग होता है 9:15 तक, राइट. IPO में जो होता है वो पीरियड होता है 9 to 9:45, 9:45 to 10 इज मैचिंग, 10 AM से ट्रेडिंग चालू होता है. अच्छा. सो आप बेसिकली 9:45 पे जाके शेयर नहीं बेच सकते क्योंकि लंबा टाइम होता है, क्योंकि अचानक से बहुत लिक्विडिटी है, राइट. तो मैचिंग प्राइस को लाने के लिए टाइम होता है. सो पहले 9:45 होता था डॉट. अब सेबी ने सर्कुलर लाके उसको चेंज किया कि इट कैन बी एनी टाइम बिटवीन 9:35 एंड 9:45. बिकॉज पहले क्या होता था, 9:45 होता था तो राइट बिफोर 9:45 शेयर्स, लाइक लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास लिक्विडिटी है तो मैं बहुत बड़ा पोजीशन डाल के छोड़ दूंगा और राइट बिफोर 9:45 शेयर का जो वो है वो रिमूव कर दूंगा अपना ऑर्डर. तो उससे क्या प्राइस अचानक से क्रैश होगा. तो उन्होंने ये बोला कि हम 9:35 से 9:45 के बीच में कभी भी रैंडमली बंद कर देंगे ताकि तुमको जो भी करना है देयर इज अ स्लाइट मोर फेयरनेस टू द प्रोसेस पर से. सो दैट इज हाउ इट इज. बट बेसिकली 45 मिनट्स का सेटलमेंट टाइम होता है, 15 मिनट मैच होते हैं ऑर्डर, 10 बजे से ट्रेडिंग चालू होती है. सो पीपल डोंट नो दैट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि यू कैन एक्चुअली सेल और बाय बिटवीन द प्री ओपन पीरियड. लाइक अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, उसमें मार्केट ऑर्डर नहीं डाल सकते बिकॉज मार्केट है ही नहीं उस टाइम पे कुछ. बट आप अगर लिमिट ऑर्डर डालेंगे तो ईदर बाय और सेल, जो अगर आपका वो लिमिट मैच होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. जैसे अगर आपने लिमिट ऑर्डर डाला है 90 रुपए का और प्राइस ओपन 100 रुपए हुआ है तो आपका 90 पे नहीं एग्जीक्यूट होगा, जो भी फेयर प्राइस है 100 रुपए उस पे एग्जीक्यूट होगा. जैसे आपने 101 का ऑर्डर डाला है और 100 रुपए ओपनिंग प्राइस आया तो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि आपका प्राइस ऊपर है. वैसे सिमिलरली बाय में भी अगर आपने 99 का बाय डाला है, 100 रुपए पे एग्जीक्यूट होगा तो आपका एक बाय नहीं होगा क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं तो 99 पे लूंगा. वर्सेस लेट्स से आपने 101 पे बाय डाला है और 100 रुपए प्राइस आया तो आपको 100 रुपए में मिलेगा, 101 में नहीं मिलेगा बिकॉज 101 वाज योर विलिंगनेस टू पे, बट सिंस एवरीबॉडी बॉट एट 100 यू विल गेट इट एट 100 एज वेल. गॉट इट. So they have their own matching equilibrium criteria जिस पे maximum quantities can be matched. तो वही सेम प्राइस पे फिर सबको सेटलमेंट हो जाता. तो नॉर्मल मार्केट में जो 9 से लेके 9:15 वाला है वही है क्या? सेम ही कॉन्सेप्ट है? Yes, but yeah, happens right there. Matching happens exactly the same way, but the timings are different. Then post in it trades normally like any other such.
In SME, it happens that first 10 days it's in T2T, which is straight to trade. You have to take deliveries and you cannot intraday for first 10 days. And 10 days के बाद first 10 days पे 5% सर्किट लिमिट पे रहता है. Then 10th day, 11th day से 20% सर्किट लिमिट पे स्टॉक आता है, जहाँ पे then actually you can intraday and sell the stocks same way. This is again continuing on the same part. The key price discovery really happens on the initial listing day. उस first listing day क्या होता है कि people are buying and selling too much, तो काफी ज्यादा liquidity होता है. There is always a change of hands happening between who wants to flip the first day and few investors who want to trade first few weeks or maybe first 10 days. And then there are long-term investors who are willingness is justified by the price. कि उनका ऐसा होता है कि अगर इस price पे आएगा तो I'll buy, else I'll skip. So usually this is how the normal price discovery happens of a stock. कि पहले लिस्टिंग होता है तो उस समय काफी ज्यादा वॉल्यूम पे स्टॉक्स बिहेव्स वेरी रैंडमली, ऊपर नीचे काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है. एंड ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड it stabilizes with volume drying up, and then the change of hands settles. So that is where the more stabilized and investors comes into the play, and institutions usually buy at a period when volumes are dried, जहाँ पे stock already stabilize हो चुका होता है. तो उसके बाद से ही the actual journey or the opportunity, if any, starts. And if there is a valuation gap, then obviously there are moves either side of the way. Okay. And so this is also the example कि these many stocks got listed, and the blue color shows the returns they have generated since listing, and the orange color shows the listing day returns. तो इसमें सरस्वती सारी जैसे है, उसने 31% का रिटर्न लिस्टिंग डे पे दिया था, बट प्राइस डिस्कवरी हैपन वेरी लेट एंड इट्स ट्रेडिंग 50% डाउन अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से. सिमिलरली टॉलिंस टायर्स में 5.4% का लिस्टिंग गेन था, बट स्टॉक इज 45% डाउन. एंड दिस इज द डेटा आई थिंक फ्रॉम मतलब दिस इज द पास्ट डेटा, नॉट श्योर व्हाट आर देयर एक्चुअल प्राइसेस करंटली आर. सो इकोस मोबिलिटी में भी 32-33% का लिस्टिंग गेन था, देन प्राइस डिस्कवरी होते होते 43% तक स्टॉक टूट के एक्चुअल अपने रियल वैल्यू पे आता है. There's no real value as such. हो सकता है अभी भी overvalued या undervalued हो. That is how the market's looking at it right now. But from our understanding, what we have seen, usually क्या है, शुरुआत में euphoria ज्यादा रहता है. So most of the stocks will fall after listing because, and this is more our experience, like 55 to 60% of our stocks are probably just like price slightly higher than what their equilibrium price is. 20 to 25% remain range bound, वो उसी रेंज में रहते हैं. And then there are some few opportunities जहाँ पे we feel कि उसके बाद भी upwards runway आ सकता है बाद में, and those are the companies which we should try and target. यार हो सकता है वो कंपनी में आपको अलॉटमेंट ही ना मिले. That's the point, right? You can buy it on listing day then. Like if you क्योंकि अगर आपने अपना वो कैलकुलेशन कर रखा है कि मेरे हिसाब से इसका प्राइस इतना होना चाहिए, देन यू नो कि अगर मेरे को अलॉटमेंट है तो मेरे को इस प्राइस पे निकलना है, या फिर अगर इससे नीचे खुल रहा है फॉर सम रीजन तो मैं इसलिए बाय कर सकता हूँ, या फिर दिस इज माय स्ट्रेटजी, वो आप कर सकते हो. तो बेटर है कि अप्लाई मत करो, आईपीओ में होमवर्क करके बैठ जाओ और लिस्टिंग वाले दिन देखो मूवमेंट्स क्या हो रहा है, उसको एनालाइज करो. दोनों करो, लाइक अप्लाई भी करो और उसके बाद इफ यू गेट अलॉटमेंट, बिकॉज अलॉटमेंट इज डिफिकल्ट दीज डेज बिकॉज इट्स आईपीओज हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑफ लेट, so allotments is difficult, but there are opportunities which come by and large here and there. Okay, so this is what the normal post 1-3 months of listing looks like. मतलब how can you find the value? So firstly, everything that we talk about previously in the previous sections, like how to evaluate a company, how can we value a company, all these things comes into play right now when things are settled. So firstly, as Tanmay and Rohit bhai explained how we value a company, what are the things that we look at in the RHP. So that are the major drivers of the stock prices post the counter has been settled. So how I would like to go forward from here is कि पहले तो एक वैल्यू गैप होना बहुत जरूरी है. उस वैल्यू गैप होने के बाद उसमें इंटरेस्ट बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट अगर स्टॉक पे नहीं होगा, इफ इट इज अ मेन बोर्ड इशू, और इफ इट्स एसएमई तो एक बड़े एचएनआई का होना, या फिर a big counter who's actually willingly holding the stock for 2-3 years. जब तक वो नहीं होता है, the stock is not settled. तो जब वो वैल्यू गैप कैसे दिखता है,
So fundamentally, there should be a visibility and sustainability in the earnings of the company, and there have to be catalysts for the future run-up. These catalysts can be anything, maybe expansion coming live in next 2 quarters or new products coming in. So these are the major catalysts which we can talk about. Then comes, once we have the fundamental understanding, then comes the entry and exit of what we can do. Basically इसमें positioning रहता है, sizing रहता है कि how we want to position ourselves, when we want to make positions. अब ये positions, suppose एक stock पे 50 rupees per share पे we have started initiating a position and the stock is right now at 70. So how can we size up? And do we have a set of percentage allocation in our portfolio which can outperform and create alpha for us? So entry पे, those are the points that we need to discuss. We need to think of. Then there is exits, कि अपने को exit कैसे लेना है. So once the rally starts and the stock is maturing into and those value gap slightly closes, so then comes कि अब हम exit कब लेंगे. So then there are these strategies which we can use. Initial stock use कर सकते हैं कि we have a fundamental value in mind कि this is what this stock should be valued at. We can take stop, or we can protect our P&L by trailing our stops into 10 days or 50-day moving average. Then last thing we have back stop कि अगर इससे नीचे गया तो मैं बेच ही दूंगा. उस पे करके we can get out of the stock and protect our gains. So basically, after what we have done our fundamental study, we should take good position in the stock. We should not let it waste. If we have spent 10-12 hours in a single company studying it very well, then we should not waste it. We should obviously try to win big and lose very small, and that's how the alpha or the portfolio maximization happens in a portfolio. So I'll just discuss this one example, and maybe if you have any questions or inputs, then we can discuss it forward. So let's take an example of KR and Heat. As we see, the first candle is where the listing happens. Then the stock went sideways. Then there is this blue volume which I have acted by the oval shape. This is where the institutional volumes, or after the set of dried volume, the volume spikes comes into the play. उसके बाद से the stocks kept on rising. But what was the basic triggers जिसको पहले अपने को पता होना चाहिए, तभी हम ले सकते हैं stocks. So their capacity for the new manufacturing, they were spending almost 242 crores rupees, and their application was into OEM and heating, ventilation, air conditioning and refrigeration. कैटलिस्ट क्या था कि 7x का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा था, जिससे कि बहुत बड़ा विजिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मिलता है अपने को नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए. नया प्रोडक्ट ऑफरिंग आ रहा था, इंक्लूडिंग बार, प्लेट एंड हीट एक्सचेंजर्स. ट्रिगर क्या था कि जिस दिन ये वॉल्यूम हुआ था, जिस दिन ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आया था, दैट वाज द सेम डे जब कंपनी का अर्निंग कॉल था एंड दे गेव द गाइडेंस गोइंग फॉरवर्ड इन देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन. तो उसके बाद से स्टॉक अपना आईपीओ प्राइस क्रॉस करता है एंड एक्चुअली जूम्स टू 3 to 4x, एंड देन वहां पे जाके अभी the stock is set. तो बेचा, इसको बेचने का कब? So we can sell maybe when the stock has given enough returns, या फिर जब 50 DA में क्रॉस कर जाता है तो तब हम बेच सकते हैं. तो अभी दिस कंपनी, आप कब बेचते हो? मतलब I usually sell when there is 10% left in the value gap and I leave the 10% on the table. वैल्यू गैप कैसे निकालते हैं हम लोग? फेयर वैल्यू कैसे निकलता है ये सब स्टॉक्स में, जो फ्यूचरिस्टिक नंबर डिपेंडेंट है? Yes. So what I try to do is कि so valuation में भी I'll add one more point, जो भी तन्मय ने कवर करा उसके ऊपर एक पॉइंट और ऐड करता हूँ कि if we value a company, let's say the next year the company is growing at 100% and the second year the company is growing at 20%, third year भी 20% ग्रो करता है, तो the market will eventually value it on the second year and third year कि sustainability पे कितना returns मिल सकता है. It's not just the 1 year पे कितना maximization हो रहा है. तो जो भी sustainable return कंपनी दे सकता है, only that increases the terminal value of a business, जिस पे अपन DCF वगैरह, फ्री कैश फ्लो वगैरह जो भी मैंने डिस्कस करा वो लगाते हैं. तो सपोज सिंगल ईयर में 100% ग्रोथ आया, बट नेक्स्ट ईयर पे 10% ग्रोथ आ रहा है खाली फंडामेंटल पे, तो दैट इज मार्केट वैल्यूएशन नहीं देगा, मार्केट पी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा उस समय. तो पी एक्सपेंशन का जो प्ले है वो हमें मिलना ही तभी है जब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक सस्टेनेबिलिटी एंड इनफ विजिबिलिटी प्रोवाइड हो सकता है, which was the case in KRN because of the 7x expansion coming in and the new catalyst coming in. तो this is how you get basically कि कितना वैल्यू गैप मेरा बच सकता है. अब उसमें आप अपने मल्टीपल्स ट्वीक कर सकते हो
कि this is what my exit multiple is. पूरा industry is valued at 20 times FY27 and currently KRN is valued at 20 times, मतलब 23 times FY28, 27. तो that is how you can create a general census कि मेरे peers कहाँ पे value कर रहे हैं 2 years down the line and अभी मेरा stock का valuation क्या हो रहा है. उसके बाद what I personally do is I leave 10% on the table and I get out early. अगर if things are not moving my way, if there are मतलब the stock is not performing very well, so I usually trail 50 DMA as my stop and I get out. I don't keep stop on my screen, but I have it in my mind कि अगर ये cross कर जाएगा तो I'll mostly sell and I'll look for another opportunities meanwhile. Okay. Fair enough. Yeah, but Vivek, as you said, valuation is art, not a science. So when Yash is saying 10% छोड़ के मैं निकल जाता हूँ, who knows? Maybe that 10% is 100%. Maybe that stock is overvalued. We'll know in a future state only, right? Like Correct. So this is basically the process of how institutional plays when the stocks comes post listing. 2-3 महीना जब stock stable हो जाता है, volume dry हो जाते हैं, तो कैसे एक स्मार्ट मनी या फिर बिग इंस्टीट्यूशनल उतना क्वांटिटी लेता है जितना क्वांटिटी उसे चाहिए होता है विदाउट शोइंग मार्केट द इंटरेस्ट कि आई एम एक्चुअली बाइंग एंड इंक्रीजिंग द प्राइस मीनवाइल. कि सपोज कोई भी देखेगा स्क्रीन पे कि बड़ा बायर है, तो व्हाट पीपल विल डू इज दे विल ट्राई टू डू इंट्राडे, दे विल ट्राई टू स्क्वीज रिटर्न्स इन अ सिंगल डे. कि यार मैं एक छोटा सपोज एक रिटेलर हूँ, तो उसमें मैंने देखा यार स्क्रीन पे तो बड़ा बायर बैठा है, तो आई विल ट्राई टू बाय विद हिम एंड इंट्राडे पे आई विल ट्राई टू स्क्वीज माय रिटर्न्स एंड देन एग्जिट. तो how they build positions is कि वो धीरे धीरे gradually positions build करते हैं. Even in the last slide we saw कि यहाँ तक नहीं हुआ था, then suddenly ramp up happened of volume. फिर धीरे धीरे they accumulated the stock. अब जाके stable हुआ है eventually. तो जब stock consolidation होता है, dry volume होता है, तो there are periodic spikes. What I call is कि institutional always leaves footprints with them. If you are very good at seeing the screen and analyzing यार यहाँ फुटप्रिंट हुआ है, and then obviously then these main boards mutual funds have their monthly data coming in every now and then. Every month उनका डेटा निकलता है कि this is the addition, this many shares we have bought this month. तो वो चीज़ आप उससे वैलिडेट कर सकते हो पोस्ट मंथ. बट सडनली इफ बिल्कुल ड्रायर वॉल्यूम पे सडन स्पाइक्स हो रहे हैं वॉल्यूम के एंड द प्राइस इज नॉट मूविंग मच एंड सेम ही लेवल पे रहता है, तो दैट इज वेयर आई एज्यूम दैट स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग और द इंस्टीट्यूशनल मनी इज एक्यूमुलेटिंग. जब उनका एक्यूमुलेशन खत्म हो जाता है, then the real game begins because most of the liquidity or the supply has been already absorbed by them, क्योंकि उनका fair value calculation बोल रहा है कि this is the fair value, and वो market consensus भी lead कर सकते हैं depending on कि how many clients they have. Maybe they have actually buy the stock and then they have submitted their initiating coverage to their clients, या फिर they are recommending it to their client, and वो एक chain बनते जाता है कि फिर अच्छा ये लेने को बोला है. Suppose JP Morgan initiates coverage on any particular stock, तो क्या होगा कि मार्केट में बज होगा कि JP Morgan is a very good research team, so if they are actually initiating a coverage, so this might be a good stock, so people actually buy it. So then the stock enters stage 2 when there is price begins to rise, higher highs बनाता है और एक tight base के बाद heavy volume के साथ breakout देता है. So this is where the most gains are to be made. Stage 2 is where we should be present if we want to maximize our returns. Third part is once the value gap closes, as I talked about in the last slide, that is where institutional distribute their holdings. There can be many instances when these can be seen. So जैसे जैसे retailer का number of retailers increases in the stock, तो institutional always keep giving them free candies, ये भी लेके जाओ और ये भी लेके जाओ. अब वो कैसे चेक कर सकते हैं कि जब भी बहुत अच्छा दिन होता है, suppose there is a order notification, we'll already see कि ऑर्डर नोटिफिकेशन में इतना वॉल्यूम आया, बट उतना वॉल्यूम आने के बाद प्राइस तो बढ़ा नहीं यार हमारा, एंड रिटेलर लेके बैठ गया है अभी, या फिर मैं लेके बैठ गया हूँ कि यार अब तो ऑर्डर आ गया, अब 3 साल मस्त ग्रोथ है, यहाँ से मैं पैसा कमाऊंगा, और इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि ले फिर बना ले पैसा. तो दे यूजली ट्राई टू सेल ऑन गुड डेज, सो दे कैन सेल ऑन गुड डेज, दे कैन सेल ऑन बैड डेज. मोस्टली दे ट्राई टू सेल ऑन द डेज व्हेन देयर इज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, जब रिजल्ट डे होता है, जब ऑर्डर नोटिफिकेशन आता है, दैट इज वेयर दे सेल द स्टॉक. Then fourth is the stocks loses its support. वो जो एंकर और जो पिलर होता है स्टॉक का, it loses. तो सडन सेलिंग प्रेशर आता है because retailer are not very patient. तो what they try to do is अगर 10% नीचे आता है तो बस वहां से कहानी खराब होने लगता है. They try to panic sell
then stock again goes into decline or maybe remain there for consolidation or for next 6 to 7 months. So this is basically a general cycle. This is how institutional roles come into the play. They earn money, they distribute their holding. Sometimes it also happens reverse for them कि जो ट्राई कर रहे होते हैं कि वो कभी डिमांड जनरेट ही नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स फ्रॉम कि बाकी पब्लिक वो परसीव ही नहीं कर पाती है कि मेरा इंस्टीट्यूशनल का जो वैल्यू गैप है वर्सेस जो मार्केट का कंसेंसस है वो कभी मैच ही नहीं होता, तो दिस साइकिल विल नॉट परफॉर्म इट्स ओन वे. ओके, यहाँ पर भी इफ्स एंड बट्स काफी है, सब्जेक्टिविटी है, कब निकलना है. Yes. But basically, if someone has to pick up anything, what I would say is that usually what happens is people only look at price. Price should always be looked along with volume. Because if an institution is buying, the share will tell. It will always be high volume up, low volume down. Basically, high volume पे जब वो बढ़ रहा है तो कोई accumulate कर रहा है उस शेयर को, और फिर low volume पे वापस नीचे आ गया, तो उसमें क्या है, किसी ने 100 शेयर ले लिए, प्राइस वापस नीचे आ गया, फिर वो एक साथ हाई वॉल्यूम पे ऊपर जाएगा. वही जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शेयर तो इट विल ऑलवेज बी हाई वॉल्यूम डाउन, लो वॉल्यूम पे ऊपर गया, फिर हाई वॉल्यूम पे किसी ने बेच दिया. सो इफ समवन कैन अंडरस्टैंड द वॉल्यूम प्रोफाइल, it will help that person a lot in order to just understand how shares are moving. ठीक है. So Manish, can you explain this last slide? Yeah. So what we just want to mention, and this is very similar to what we had said earlier as well, IPOs are one-way price. Like, because market क्या है, market में कोई एक, जैसा मैंने बोला, there is a seller for a buyer, right? So market is dynamically pricing the security basis that IPO जो है वो LM लाया है प्रमोटर के साथ मिलके अपना वन वे प्राइसिंग का कि डिसाइड करके कि इतना प्राइस है, एंड यूजुअली दे विल ब्रिंग देयर आईपीओ व्हेन दे फील दैट इट इज अ वेरी गुड टाइमिंग फॉर देयर बिजनेस, लाइक पिछले बढ़िया रहे हैं कंपैरेटिवली. सो because everyone would want to value maximize for themselves, right? So always be very careful of what is the value that you are buying a stock at. And as I think RJ said, price is what you pay and value is what you get. So always be careful with respect to that. And IPOs, it is generally seen that a lot of IPOs don't do well, and there are only selective fews which will do well. So it is important. And this is something which comes out from this graph as well, which you will see that for 25% of all, for all FY24 IPOs listed, 94%, 93 IPOs, only 25% are trading above their listing day price. जिसपे वो open हुए उसमें से मतलब 3 out of 4 prices IPOs have gone down from what they had opened at, and only 50% of IPOs are actually trading above the IPO price जिसपे initial investors को through the lottery मिला. So think of it this way कि अगर आप ऐसा सोचोगे आईपीओ नहीं मिल रहा, आज के दिन में आप पिछले FY24 में जितने भी आईपीओ हैं, आधे आईपीओ उससे कम प्राइस पे आपको मिल रहे हैं. बच गए. बट ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट को भी इंटरेस्ट नहीं है. इट्स लाइक मार्केट कीप्स चर्निंग एज एंड व्हेन न्यू कंपनीज कम इन. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड फंडामेंटल मोड्स इन द बिजनेस कि एक किस चीज के लिए कंपनी क्या करती है, हाउ वुड द वैल्यूएशन इंप्रूव ओवर द नेक्स्ट 3 years. एंड एसएमईज में भी ये रेशियो इवन फर्दर स्क्यूड होगा. देयर विल बी लाइक 3-4 गुड एसएमईज फॉर प्रोबेबली एवरी 16 बैड एसएमईज. एंड अगेन, don't have numbers right now, but the idea is to be very selective, do a study, and always weak markets are good time for investors because अगर कोई weak markets में अपना IPO ला रहा है तो it would ideally be priced relatively lower, right? Because LMs वरना IPO लाएंगे नहीं. तो जैसा हम बता रहे थे कि अभी weak markets में comparatively लीला, and again not taking examples, but there are companies which have brought in their IPOs, right? So if someone's bringing their IPOs in bad periods, it's usually a good sign for the longer term, and it's always good to keep studying and not just buy when everyone's buying and not just sell when everyone's selling. Try and be slightly contradictory in your approach and try and understand where is the true value of the company and act basis that. Okay. Yep. So this is what we wanted to majorly do in terms of like the long and short. But again, like every IPO is different. Every IPO has a very different story. We try and analyze it from our understanding कि ये कंपनी क्या कर सकती है, इस कंपनी को कितना P multiple मिलना चाहिए, and all of those are just guesses.
not qualified opinions, and then we kind of reiterate, keep checking कि हमने क्या सोचा था उस और क्या हुआ, and then we are often wrong as well, and then try and improve basis that. Superb. So Manish, Tanmay, Rohit, यश, ये दोनों वीडियो मिला के ना मोटा मोटी 4 क्रेडिट का कोर्स हो गया एक MBA कॉल क्लास के अंदर में। तो मैं तो भेजने वाला हूँ ये दोनों वीडियो कुछ MBA इंस्टीट्यूट्स में जहाँ मेरी जान पहचान है, और मैं बोलने वाला हूँ पहले तो बच्चों को दिखा दो और उसके बाद गेस्ट लेक्चर के रूप में बुला लो किसी को भी। It's quite an exhaustive discussion, and obviously very useful for people who want to do IPO research on their own and invest based on that research, जो कि बहुत छोटी सी जनता है एक्चुअली देखा जाए तो। बट चलो हमने मेहनत की उन छोटी सी जनता को एम्पावर करने के लिए। बाकी 99% लोग तो ये मान के IPO में कर लेते हैं कि IPO में तो करना ही है, क्यों करना है ये। I think hopefully after this video some people will get sense that it is not as easy as it looks like. Thank you for your time and lovely knowing you guys, and let's stay in touch. और बस आप करते जाइए अच्छा काम। I can see clearly no motive, nothing, just giving back to society and spreading knowledge. That's we all are here for. So you keep doing work which you are doing the way you are doing. आपका जो हैंडल है यूट्यूब का मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, एंड ऑब्वियसली ट्विटर, यू गाइस एनीवेज फेमस इन ट्विटर, तो मैं और क्या ही बोलूँ आपके बारे में। आई एम आल्सो अ लिसनर। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। Thanks a lot, Vivek. Thank you Vivek for having us. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.